हमारे नायक का नाम सुप है। इट वॉजंट हार्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं देहांतरित हो चुका था। शायद यह थोड़ा ट्रेजिक भी था। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, मुझे ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। पिछले दिनों को याद करते हुए जब मैं एक ड्रीम से जागा तो सडनली मुझे पता चला कि मैं ट्रांसफर्ड हो चुका हूँ। यह मेरा इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड है। नेम, सब जेंडर, मेल एज, 18 ईयर सिटीजन ऑफ लजांगबाई सिटी। कई अन्य ट्रांसमाइग्रेंट्स की तरह मुझे भी एक नई आइडेंटिटी और नया नाम मिला। जिस वर्ल्ड में मैं आया हूँ वह अर्थ जैसा है, लेकिन यहाँ का साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी धरती से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। यह दुनिया पहले ही इंटरस्टेलर ट्रैवल के एरा में एंटर कर चुकी है। बट सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सोल पेट्स की। यहाँ अनगिनत तरह के पेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स हैं। यहाँ के स्पिरिट बीस्ट्स इंसानी सोसाइटी से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। स्पिरिट पेट्स काम और लाइफ के हर एस्पेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कॉम्बैट हो या फिर एक्सप्लोरेशन। हर जगह स्पिरिट पेट्स ही मेन रोल निभाते हैं। इन स्पिरिट पेट्स को ट्रेन करना स्पिरिट पेट मास्टर्स की जिम्मेदारी होती है, जिन्हें लोग बीस्ट ट्रेनर्स भी कहते हैं। यहाँ तक कि किसी पावरफुल नेशन की स्टेटस भी उसके स्पिरिट पेट्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। इसका मतलब साफ है, यह वर्ल्ड स्पिरिट पेट्स की स्ट्रेटजी से चलता है। अगर यह दुनिया स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट देती है तो मुझे भी सर्वाइवल और अच्छा लाइफ जीने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मुझे अपनी करंट सिचुएशन को पूरी तरह समझना होगा। अब से मैं सूपिंग हूँ। सूपिंग की चीजें ही मेरी चीजें हैं। अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है। तभी अचानक मैंने एक आवाज सुनी। दरवाजे पर नॉक हुआ और मैं उसे ओपन करने चला गया। नहीं, ये तो वो लेजी वर्म है। तुम इतनी सुबह उठ भी सकते हो? कहीं मैंने भूत तो नहीं देख लिया? रूम में रखी फोटो को देखकर मैंने गेस किया कि यह लड़की ओरिजिनल ओनर की यंगर सिस्टर होगी। वो काफी क्यूट लग रही थी, लेकिन उसकी छाती पर लगे बैज ने मेरा ध्यान खींच लिया। मेरी नजरें टिकते ही वो गुस्सा हो गई और सीधे मुझे पंच कर दिया। क्या गंदे ख्यालात सोच रहा है तू? अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कॉफ कॉफ, मैंने जल्दी से कहा। लेकिन सीरियसली, ये कैसी गर्ल है? उसके हाथ तो एकदम ऑक्स जैसे स्ट्रांग हैं। उस पंच ने ऑलमोस्ट मेरी सांस ही खींच ली। उसने गुस्से में कहा, तू पहले से ही एक स्पिरिट पेट मास्टर है, फीनिक्स माउंटेन एकेडमी का फर्स्ट ईयर स्पिरिट पेट मास्टर। और सुन ले सूपिंग, कुछ भी बेवकूफी करने के बारे में सोचना भी मत लग रहा था कि ओरिजिनल ओनर और उसकी यंगर सिस्टर के बीच रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। उसका ओल्डर ब्रदर होना ही जैसे उसे खटक रहा था। आखिर तुझसे और क्या क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ओरिजिनल ओनर वाकई इतना स्कमी ओल्डर ब्रदर था? क्या तूने सारी घटिया हरकतें भूल ही डाली? सूपिंग लोगों के बैग में बग्स भरना, उनके स्नैक्स खाना, टॉयलेट सीट पर ग्लू लगाना, टूथपेस्ट की जगह मस्टर्ड भरना और उनके शूज छुपा देना ताकि वो बाहर ही न जा पाएं। कैसी बेकार और डिस्गस्टिंग आदतें थीं ये, बिल्कुल यूजलेस स्कम जैसा। फिर उसने गुस्से में कहा, शॉर्ट में मैं तुझसे बस इतना कहने आई हूं कि तुरंत जाकर स्पिरिट पेट स्टोर संभाल। तेरे कस्टमर्स बार बार कॉल कर रहे हैं और मेरे पास आकर तमाशा कर रहे हैं। आज ही जाकर डील कर, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर उसने मुंह घुमाया और जाते जाते दरवाजा बैंक से स्लैम कर दिया। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि ओरिजिनल ओनर बस नॉर्मल होगा, लेकिन अब लग रहा है कि उसकी इमेज काफी नेगेटिव और गंदी थी। वो तो एकदम पीस ऑफ ट्रैश निकला। हाथ में कुछ नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास सच में एक स्टोर भी होगा, लेकिन ये तो थोड़ा यूजफुल लग रहा है। सीन चेंज होता है प्रॉस्पेरस लॉन्गजोंग बे सिटी में। मैप के हिसाब से सूपिंग उस स्टोर तक पहुंचा। वो स्टोर पुराना और बिल्कुल टूटा फूटा था। मैंने सोचा बस थोड़ा सा रिपेयर कर दूं और फिर नॉर्मल बिजनेस शुरू हो जाएगा। लेकिन डोर इतना रस्टी, डस्टी और कॉबवेब्स से भरा था कि जब मैंने खोलने की कोशिश की तो आधा ही खुला और अटक गया। जैसे ही मैंने सिर अंदर डाला, सामने का सीन देखकर दिमाग घूम गया। एक स्टूपिड डॉग अंदर पॉटी कर रहा था और ऊपर से उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे मुझे हाई जज कर रहा हो। तू मुझे डाउन देख रहा है बेवकूफ कुत्ता? रात को तुझे चिली पेपर्स के साथ स्टर फ्राई बना दूंगा। मैं स्लीव्स चढ़ा ही रहा था। तू बेवकूफ डॉग। अचानक मेरी पीठ पर किसी ने जोरदार किक मारी और मैं गोल गोल उड़ते हुए जाकर गिर पड़ा। सूपिंग घबराकर बोला, तुम कौन हो? वो आदमी सीधे स्टोर के अंदर घुस आया, सुइंग का पुराना रस्टी दरवाजा पूरी तरह धकेलते हुए। अरे, क्या तू अपने नए कस्टमर्स को इतनी जल्दी भूल गया? मैं यहाँ पूरा 1 हफ्ता से बैठा हूँ तेरे इंतजार में। मेरे मन में सवाल उठा, क्या ये दुश्मन है? वो बोला, 3 दिन, पूरे 3 दिन हो गए। मैंने अपना ब्लैक गेल पैंथर तेरे पास छोड़ दिया था ताकि तू इसे अच्छे से रेज और टेक केयर कर सके, लेकिन तूने इसे 10 फीमेल लायंस के साथ बंद कर दिया। पता है उन 3 दिनों में इस बेचारे ने क्या क्या सहा है? तुझे जरा भी अंदाजा है कि उनके तरीके कितने क्रूअल होते हैं? मैंने झट से माफी मांगी।
सॉरी, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तुम्हारे स्पिरिट पेट की देखभाल अब मैं फ्री में करूंगा, बिना एक भी कॉइन लिए। हे भगवान, ये ओरिजिनल ओनर तो वाकई बहुत ही केयरलेस निकला। क्या मुझे सच में इसकी मीजली रेपुटेशन की परवाह करनी चाहिए? मनी ब्लैक गेल पैंथर, जैसे दिखा दे कि तेरी असली पावर क्या है। उसकी क्लॉज इतनी शार्प थी कि आसानी से ईंट पत्थर तक चीर सकती थी, लेकिन क्लॉज उसकी सबसे डेंजरस वेपन नहीं थी। उसका मेन अटैक था उसकी पूंछ पर मौजूद शार्प हुक। वो हुक सीधे सूपिंग की गर्दन की तरफ निशाना साध रहा था। सूपिंग ने पूरी ताकत से ब्लॉक करने की कोशिश की। डैम इट! आखिर ओरिजिनल ओनर ने किस तरह के खतरनाक आदमी को प्रोवोक कर दिया था? क्या कोई बात कामली डिस्कस नहीं की जा सकती? सर, क्यों ना हम बैठकर बात कर लें, उसने जल्दी से कहा। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 गुना कॉम्पेंसेशन दूंगा, तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। लेकिन वो आदमी हंस पड़ा। कॉम्पेंसेट? तूने मेरे मेन बैटल स्पिरिट पेट को एकदम लिस्टलेस बेयर जैसा बना दिया है। अब बता, तू उसकी भरपाई आखिर किससे करेगा? फिर अचानक उस आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। तभी उस आदमी को याद आया कि ब्लैक गेल पैंथर ने हाल ही में एक नया मूव सीखा है। वो जोर से चिल्लाया, ब्लैक गेल पैंथर अपना नया स्किल इस्तेमाल कर इस स्टोर को उड़ा दे, अपनी खोई हुई प्रेस्टीज वापस पा, और मत भूल तेरे अंदर व्हाइट ड्रैगन ब्लड लाइन बह रही है। अगले ही पल उसके मुंह से तेज रोशनी निकली, इतनी ब्राइट कि आंखें चौंधिया गईं। ये पागल इंसान इतना पावरफुल कैसे है? और एक काला डॉग, उसके अंदर व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन कैसे हो सकती है? स्काई पियर्सिंग गेल ब्लास्ट। मेरे दिल में डर भर गया। क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर यहाँ आने के तुरंत बाद ही मरने वाला हूँ? क्या मैं इतना वीक हूँ कि मेरे पास खुद का स्पिरिट पेट भी नहीं है? जैसे मेरी बातें आसमान तक पहुंच गई हों। अचानक एक बिजली लाइटनिंग आकर सीधा सुइंग पर गिरी। फिर सब कुछ रुक गया। समय मानो फ्रीज हो गया। ब्लैक डॉग और उसका ओनर एक झटके में स्टोन स्टैच्यूज में बदल गए। अचानक एक आवाज गूंजी, सिस्टम अपीयर्ड, सुटेबल टारगेट डिटेक्टेड, बिगिनिंग बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मेरी आंखें चमक उठीं। फाइनली मेरा गोल्डन फिंगर आ ही गया। यही तो होना चाहिए एक ट्रांसमाइग्रेटर के लिए। लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने कहा, बाइंडिंग विद द टाइनी शैक पेट स्टोर। डैम इट! स्टोर से क्यों बाइंड कर रहा है? सिस्टम की वॉइस जारी रही, होस्ट बाउंड टू द सुपर पेट सिस्टम। सूपिंग तभी एक हल्की चमक मेरे शरीर में समा गई। अब से होस्ट का शरीर सुपर गॉड सिस्टम से जुड़ा है। स्टोर के साथ बाइंडिंग पूरी। होस्ट को डैमेज इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। अब किसी भी प्रकार का अटैक तुम पर प्रभावी नहीं होगा। मैं हैरान रह गया। मतलब अब कोई अटैक मुझ पर असर ही नहीं करेगा। तो क्या मैं इनविंसिबल हो गया हूँ? लेकिन सिस्टम ने तुरंत जोड़ा, बाइंडिंग टारगेट है टाइनी शैक पेट स्टोर, और हाँ, स्टोर का ओनर भी साथ में बाउंड होगा। मैंने माथा पकड़ लिया। अरे भाई, थोड़ा और नॉर्मल सिस्टम नहीं मिल सकता था क्या? इंस्टॉलेशन कंप्लीट। सिस्टम की आवाज गायब हुई और फिर समय दोबारा चल पड़ा। ब्लैक डॉग का ओनर चिल्लाया, ब्लैक गेल पैंथर, जल्दी से वो अटैक अनलीश कर। जैसे ही वो पैंथर अपना मुंह वाइड ओपन करके स्किल छोड़ने वाला था, सूपिंग सीधे आगे बढ़ा और उसका मुंह पकड़कर कसकर बंद कर दिया। गंभीर चेहरे से सूपिंग बोला, मेरे स्टोर के साथ तू क्या करने वाला था? उसकी आंखों में ठंडापन था। जितनी एनर्जी तूने मुंह में गैदर की है, उसे जल्दी से निगल जा। अगले ही पल वो पैंथर एकदम ओबीडियंट पपी की तरह जमीन पर लेट गया, मानो उसने कभी गुर्राना सीखा ही ना हो। सूपिंग अब वो कमजोर और डरा सहमा इंसान नहीं रहा। वो सीधा खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, सर, क्या आपको मेरी स्टोर की सर्विसेज से कोई शिकायत है? ब्लैक डॉग का ओनर अब उतना एरोगेंट नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी उसके ब्लैक गेल पैंथर की अल्टीमेट मूव को इस तरह ब्लॉक कर सकता है। बारे हैंड से उस आदमी की आंखें फैल गईं। मैंने यहाँ कभी ऐसा मास्टर नहीं देखा। वो हकलाने लगा, नो, कोई सवाल नहीं है मेरे पास। सूपिंग ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, तो फिर ब्लैक गेल पैंथर को कुछ और दिनों के लिए मेरे स्टोर में छोड़ दो। मैं इसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। उस आदमी को लगा कि कहीं सूपिंग अब उसे चुप न करा दे। डर के मारे वो और उसका डॉग दोनों वहां से तेजी से भाग निकले। सूपिंग थोड़ी हैरानी में सोचने लगा, मैं सच में इतना स्केरी हूँ क्या? खैर, क्राइसिस सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया और स्टोर सुरक्षित बच गया। तभी सिस्टम ने अनाउंसमेंट किया, रिवॉर्ड ग्रांटेड। होस्ट को स्टोर रेनोवेट करने का एक मौका दिया जाता है। सूपिंग ने बिना देर किए रिवॉर्ड इस्तेमाल कर लिया। वो मुस्कुरा उठा, वाह, सोचा भी नहीं था कि ये सिस्टम इतना थॉटफुल होगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका स्टोर के अंदर से गुजरा। पल भर में स्टोर बिल्कुल नया लगने लगा। ग्रेनाइट फ्लोर इतना साफ था कि उसमें चमक दिखाई दे रही थी। ये तो सचमुच न्यू ईरा जैसा है। सिस्टम वाकई ऑसम है, सूपिंग ने उत्साह से कहा। तभी उसकी नजर एक रूम पर पड़ी। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां 2 पेट्स सो रहे थे, एक सफेद और दूसरा भूरा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो दोनों एक्चुअली एक पेट केज में थे, लेकिन केज उनसे छोटा क्यों दिख रहा था? सिस्टम ने तुरंत समझाया, ये एक पेट नर्चरिंग स्लॉट है।
इसमें जो भी पेट भेजा जाता है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होकर स्टैंडर्ड साइज में आ जाता है। स्लॉट का मेन इफेक्ट है कल्टीवेशन और साथ ही इसमें हीलिंग इफेक्ट भी होता है। सुपिंग की आंखें चमक उठीं। ये तो अमेजिंग है, उसने हंसते हुए पूछा। लेकिन अगर वो बेवकूफ डॉग अंदर जाकर पॉटी कर दे? तो सिस्टम ने काम वॉइस में कहा, होस्ट चिंता मत करो, नर्चरिंग स्लॉट में जो पेट्स कल्टीवेट हो रहे होते हैं उन्हें भूख प्यास या एक्सक्रीशन की जरूरत नहीं पड़ती। सुपिंग ने केज की तरफ देखा तो ये दोनों पेट्स कहाँ से आए हैं? सुपिंग के सवाल सुनते ही सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मेन क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुका है। कृपया एक पेट चुनें और उसे कम से कम लेवल 3 या उससे ऊपर तक नर्चर करें। ऑप्शंस, एक मून चेसिंग डॉग, 2 थंडरलाइट रैट। सुपिंग चौंक गया। क्या यहाँ तक कि मेन क्वेस्ट भी खुद से एक्टिवेट नहीं होता? मतलब जब तक मैं पूछूंगा ही नहीं तब तक सिस्टम मुझे बताएगा भी नहीं। पक्का ये सिस्टम उतना रिलायबल नहीं है। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, डॉग्स के बारे में मेरी पहले से अच्छी इंप्रेशन नहीं है तो मैं चूज करूंगा थंडरलाइट रैट। तुरंत सिस्टम ने पेट की जानकारी डिस्प्ले की। नेम थंडरलाइट रैट लेवल, एक टाइप एलिमेंटल, पेट लाइटनिंग कॉम्बैट पावर लेवल, एक स्किल एडोरेबल। सुपिंग ने माथा पकड़ लिया। तो मतलब ये तो एकदम नॉर्मल सा बीस्ट निकला, कुछ भी खास नहीं। असल में इस पेट को सिर्फ व्यूइंग पेट माना जाता है और मानना पड़ेगा ये रैट सच में बहुत क्यूट दिखता है। सुपिंग ने हैरानी से कहा, एडोरेबल एक स्किल है और नाम थंडरलाइट रैट है तो इसमें थंडर और लाइटनिंग कहाँ है? सिस्टम ने कामली समझाया, पेट्स अपने ओनर की ट्रेनिंग कंटेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे ओनर उन्हें ट्रेन करेगा वैसे वैसे ये नए स्किल्स कॉम्प्रिहेंड करेंगे। सुपिंग कुछ और पूछ ही रहा था कि तभी सिस्टम की वॉइस गूंजी, सिलेक्टेड पेट विल एंटर नर्चरिंग इंटरफेस इन 10 सेकेंड्स, थंडर क्लाउड रेल्म इनिशियलाइजिंग। अचानक सुपिंग के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और एक ब्लैक होल प्रकट हो गया। सुपिंग और छोटा रैट दोनों घबराकर नीचे गिर पड़े। सुपिंग ने मार्शल आर्ट्स स्टाइल में गिरते हुए कुछ समरसॉल्ट्स मारकर बैलेंस बना लिया, लेकिन बेचारा छोटा रैट सीधे धड़ाम जमीन में जा टकराया। सुपिंग ने जब नर्चरिंग बेस देखा तो उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये तो थंडर क्लाउड सी रेल्म है वो और रैट दोनों अंदर की ओर बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बहुत ही विशाल ट्री आया। सुपिंग ने सोचा, अगर ये पेड़ इतना बड़ा है तो यहाँ रहने वाले क्रीचर्स कितने विशाल होंगे। सिस्टम ने आगे समझाना शुरू किया, थंडर क्लाउड सी रेल्म यानी अनगिनत प्राचीन डिवाइन बीस्ट्स का जन्म स्थान। यहाँ लाइटनिंग एलिमेंट बहुत अबंडेंट है जो लाइटनिंग टाइप पेट्स की कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर 100 मीटर से छोटे जायंट बीस्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 1000 मीटर के विशाल बीस्ट्स मिलने की संभावना भी हाई है, लेकिन उससे भी बड़े बीस्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। थंडर क्लाउड सी रेल्म में 10,000 मीटर या उससे भी बड़े जायंट बीस्ट से सामना होना एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी मानी जाती है। लेकिन फिर भी ये सो कॉल्ड न्यूबी एरिया काफी डरावना था। 100 मीटर के बीस्ट्स का सामना होने का चांस बहुत हाई था, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं। जहां तक 10,000 मीटर से बड़े बीस्ट्स का सवाल है वो ऑलमोस्ट रेयर ही होते हैं। सुइंग बहुत एक्साइटेड हो गया और सोचा ये तो बस डराने की बातें हैं, लेकिन उसी पल एक 10,000 मीटर से भी बड़ा बीस्ट उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया। हे भगवान, ये तो जिंदगी का पहला बड़ा शॉक है। फिर अचानक बीस्ट किंग ने एक जबरदस्त मूव छोड़ा। सिस्टम होस्ट हैज डाइड। सुइंग घबराकर चिल्लाया, ये अभी क्या हुआ? क्या मैं सच में मर गया? सिस्टम ने रिप्लाई दिया, 0.73 सेकेंड्स पहले होस्ट बीस्ट किंग के हाथों मारा गया। अब आप रेजरेक्शन स्पेस में हो, रिवाइवल का इंतजार कर रहे हो। वार्निंग, अगर मिशन टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो होस्ट के पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे और अगर डेडलाइन से पहले कल्टीवेशन एरिया छोड़ा तो भी पनिशमेंट मिलेगा। सिस्टम, अगर होस्ट के पॉइंट्स 60 से नीचे गए तो ये मिशन फेलियर माना जाएगा और उस हालत में होस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। सुइंग घबराकर बोला, अरे अरे सिस्टम, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अभी मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? सिस्टम, क्या तुम्हें ये स्क्रॉल बार दिख रहा है? इसे नीचे स्वाइप करो और तुम्हें मिशन के रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स दिखाई देंगे। इसके अलावा तुम्हारे पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत लो हैं, इसलिए तुम्हें अपने पॉइंट्स देखने का अधिकार नहीं है। सुइंग चिढ़कर बोला, डैम इट सिस्टम, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्या न्यूबी विलेज में बीस्ट किंग रहने का क्या मतलब? एनकाउंटर होना तो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट होना चाहिए था। सिस्टम, कामली होस्ट को चाहिए कि पहले सूटेबल प्रे फाइंड करे और उसे किल करे। इसके अलावा होस्ट की परसेप्शन एबिलिटी बहुत लो है। सजेशन है कि आप अपने पेट के साथ एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। सुइंग, ठीक है, लेकिन पहले जल्दी रिवाइव तो कर मुझे। सिस्टम होस्ट हैज बीन रिवाइव्ड। सिस्टम होस्ट सक्सेसफुली रिवाइव्ड। अब टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस शुरू हो रहा है। होस्ट की इमोशंस और परसेप्शंस थंडरलाइट रैट से लिंक हो गई हैं। अगर कोई असुविधा हो तो धीरे धीरे अडेप्ट कर लो। आपकी एडवेंचर के लिए शुभकामनाएं। आगे रास्ते में सुपिंग ने देखा एक घोड़ा आराम से घास खा रहा था। उसने सोचा ये तो अच्छा मौका है, लेकिन तभी उसने अपने पेट की फियरफुल फीलिंग्स महसूस की। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है।
अचानक जमीन हिली और एक विशालकाय जायंट सेंटीपीड बाहर निकला। उसने घोड़े को एक ही वार में आधा काट दिया। सूपिंग चौंक गया। ये तो 10 मीटर का बीस्ट है, लेसर पॉइजन सेंटीपीड, पर ये 100 मीटर तो नहीं है। चलो इसे मार गिराते हैं। उसने अपने पेट को कमांड दिया, थंडर लाइट आगे बढ़ो, इसके गले पर हमला करो। थंडर लाइट रैट पूरी स्पीड से सेंटीपीड की ओर लपका और उसकी मोटी गर्दन पर काटने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सेंटीपीड की स्किन पर सुपर थिक आर्मर है। नतीजा थंडर लाइट रैट बुरी तरह घायल हो गया और वहीं मर गया। थंडर लाइट रैट की मौत हेड ट्रॉमा की वजह से हुई थी, लेकिन उसी मोमेंट उसने एक नया स्किल कॉम्प्रिहेंड कर लिया। कॉलिजन पर इस स्किल को यूज करने के लिए उसका रिवाइव होना जरूरी था। सूपिंग सोचने लगा, गुड थिंग कि सिस्टम ने इन्फिनिट रिवाइव एबिलिटी दी है, वरना अगर मेरे पास 9 जान भी होती तब भी मैं इतना रेकलेस मूव करने की हिम्मत नहीं करता। सिस्टम थंडर लाइट रैट हैज बीन रिवाइव्ड। रिवाइव होते ही थंडर लाइट रैट ने सूपिंग के आदेश मानकर नया अटैक मेथड डिस्प्ले किया। अब वो बेवकूफ़ी से आर्मर पर सीधा नहीं टकराया, बल्कि पूरी ताकत से उस सेंटीपीड की पीठ और पेट के बीच वाले गैप पर जोरदार कलिजन किया और ये काम कर गया। अटैक इफेक्टिव था। सूपिंग खुशी मनाने ही वाला था कि तभी पास ही छुपा एक और जायंट पॉइजन सेंटीपीड अचानक निकला। उसने सूपिंग को आधा काट डाला। इधर थंडर लाइट रैट की हालत भी खराब हो गई। उसकी इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से फट गईं और वो फिर से मर गया। सूपिंग चीख पड़ा, रिवाइव रिवाइव, थंडर लाइट रैट तुम हारना मत, परसिवियर करो, जल्दी रिवाइव हो जाओ। बार बार रिवाइव होकर थंडर लाइट रैट लगातार कोलिजन स्किल का इस्तेमाल करता रहा। धीरे धीरे उसकी बिजली इवॉल्व होकर थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अपग्रेड हो गई। ये ताकत इतनी जबरदस्त थी कि किसी भी डिफेंस को तोड़ने की एबिलिटी रखती थी। सूपिंग ने सोचा, ये स्किल कितनी इफेक्टिव है, ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। फिर थंडर लाइट रैट ने पूरी स्पीड से स्पिन करके सीधे सेंटीपीड्स की स्वार्म में जंप मार दिया। अटैक कंप्लीट। कॉम्बैट पावर बढ़ी, स्ट्रेंथ एक लेवल ऊपर, मिशन प्रोग्रेस परसेंटेज भी आगे बढ़ी। लेकिन इस पावरफुल अटैक के बाद थंडर लाइट रैट का पूरा बॉडी टैटर्ड हो गया। लग रहा था कि उसकी स्टेमिना सिर्फ एक बार थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करती है। अब उसे रेस्ट लेकर नया शिकार ढूंढना होगा। तभी अचानक आसपास की जमीन जोर से हिलने लगी। सूपिंग घबराकर सोचने लगा, क्या ये अर्थक्वेक है? लेकिन नहीं, ये तो और भी डरावना था। सामने से एक पूरी स्वार्म ऑफ जायंट पॉइजन सेंटीपीड्स निकल आई और उनमें से हर एक 100 मीटर ऊंचा था। जैसा अंदाजा था, असली एडल्ट सेंटीपीड्स आ चुके थे। एडल्ट सेंटीपीड्स यंग वालों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। वो सच में सूपिंग और थंडर लाइट रैट को अच्छी खासी मुसीबत दे रहे थे। सूपिंग ने अपने पेट को देखा। वो एग्जॉस्शन से हाँफते हुए जमीन पर पड़ा था। उस पल उसके मन में हार मानने का ख्याल आया। एनिमीज बहुत ज्यादा हैं, चाहे जितनी बार रिवाइव कर लूं, जीतना नामुमकिन है। तभी एक सेंटीपीड सूपिंग के सिर को काटने ही वाला था कि थंडर लाइट रैट ने अपनी पूरी विल पावर जुटाई और दोबारा थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन अनलीश कर दिया। ये मूव बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आया और सूपिंग को बाल बाल बचा लिया। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, हालात पलट सकते हैं। सूपिंग ने अचानक अपने दिमाग में पेट की विशेष सुनी। उसने ठान लिया, चाहे जान चली जाए, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और फिर शुरू हुआ मौत और रिवाइवल का सिलसिला। सूपिंग और उसका पेट बार बार मरते और रिवाइव होते रहे। शरीर तो रिवाइव होकर ठीक हो जाता था, लेकिन उनकी थकान हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। सूपिंग और उसका पेट दोनों पूरी तरह आउट ऑफ ब्रेथ थे। तभी सिस्टम फाइनली प्रकट हुआ और बोला, सिस्टम, ये सब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ की डिप्लीशन की वजह से है। फ्यूचर में जब भी कॉम्बैट पावर ट्रेन करो तो साथ में अपनी मेंटालिटी भी स्ट्रांग बनाना जरूरी है। सूपिंग ने सोचा, ओह तो ये बात है। चाहे कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिना गैस के बेकार है। थोड़े से समय का फायदा उठाकर थंडर लाइट रैट रॉक्स के पीछे छुपकर हल्की हल्की चर्पिंग करने लगा। इसी बीच सूपिंग ने महसूस किया कि यहाँ का टेरेन उस जगह से काफी अलग है जहाँ जायंट पॉइजन सेंटीपीड था। असल में वो अब तक जिस जमीन पर खड़ा था वो कोई साधारण जमीन नहीं थी। वो दरअसल एक स्टोन टेंटिकल मॉन्स्टर था, 10 मीटर लंबा बीस्ट। ये क्रीचर बेहद अगली था और लड़ाई भी गंदी ट्रिक्स से करता था। अचानक उसने सूपिंग की ओर जबरदस्त एसिड स्प्रे कर दिया, लेकिन सूपिंग की क्विक रिफ्लेक्सेस ने उसे बचा लिया, वरना वो एक ही पल में खत्म हो गया होता। मिशन पूरा करने के लिए सूपिंग ने थक हारकर भी थंडर लाइट रैट को आदेश दिया, पूरा दम लगाकर अटैक करो, सबको तुम्हारी ग्रोथ दिखनी चाहिए। कई बार हारने और रिवाइव होने के बाद आखिरकार मिशन कंप्लीट हुआ। होस्ट रिवाइव हुआ 69 बार, थंडर लाइट रैट रिवाइव हुआ 800 बार। कुल मिलाकर पूरे 170 अटैक्स के बाद सक्सेस मिली। सिस्टम ने अनाउंस किया, थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड होकर थंडर फ्लैश बन गया है। थंडर लाइट रैट ने नया स्किल कॉम्प्रिहेंड किया है। थंडर शैडो क्लोन रिवॉर्ड आइटम अनलॉक्ड। पेट अप्रेजल टेक्निक सिस्टम ने आगे समझाया। एलिमेंट्री थंडर फ्लैश और थंडर शैडो क्लोन लेजेंडरी 10।
ग्रेट लाइटनिंग टेक्निक्स का हिस्सा नहीं है। पेट स्किल्स को कॉम्बैट पावर के आधार पर 6 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। लेवल जितना हायर होगा, स्किल उतनी ही पावरफुल होगी। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो एंशिएंट टाइम्स से इनहेरिट हुए हैं, जिन्हें सीक्रेट टेक्निक्स कहा जाता है, लेकिन इन टेक्निक्स को सीखने का तरीका बहुत पहले खो चुका है। अब सिर्फ वही टॉप क्वालिटी स्पिरिट पेट्स जिनकी एप्टीट्यूड एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, वे ही इन्हें कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। सिस्टम ने भी इस बात की पुष्टि की। थंडर क्लाउड सी रेल्म में लाइटनिंग एलिमेंट की प्योरिटी बेहद हाई है। थंडर लाइट रैट ने काउंटलेस बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस का सामना किया और अंत में एक सीक्रेट टेक्निक कॉम्प्रीहेंड कर ली। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। सूपिंग ने राहत की सांस ली। ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे घर ले चलो। सिस्टम ने तुरंत कमांड दी। क्लोजिंग ऑर्डर इनिशिएटेड। होस्ट और थंडर क्लाउड सी रेल्म के बीच का कनेक्शन तोड़ा जा रहा है। होस्ट और पेट के बीच टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा रहा है। प्रिपेयरिंग टू एग्जिट। सूपिंग के टेलीपोर्ट होते ही सीन बदल गया। लॉन्गहोंग बे सिटी के इनर सिटी में स्थित फीनिक्स माउंटेन एकेडमी में सालाना सिलेक्शन का फाइनल राउंड चल रहा था। यह स्पिरिट पेट बैटल टीम की अंतिम प्रतियोगिता थी। इसमें एकेडमी के स्टूडेंट्स आपस में भिड़ रहे थे। विनर को एक लेजेंडरी स्पिरिट पेट ग्रैंडमदर का डिसाइपल बनने का मौका मिलने वाला था। चारों ओर माहौल बहुत लाइवली था। भीड़ के बीच सिएनिंग, जो फीनिक्स माउंटेन की 3rd ईयर स्पिरिट पेट मास्टर थी, खड़ी होकर देख रही थी। शुरुआत में उसे लगा था कि क्वालिफाइंग राउंड्स आसान होंगे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पिछले 2 राउंड्स में उसका सामना ऐसे ओपोनेंट से हुआ जो चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदार थे, जंग जुआन और यीहियन। नतीजा यह हुआ कि उसे लगातार 2 बार हार झेलनी पड़ी, और अब सबसे बुरा ये था, इस फाइनल राउंड में उसका मुकाबला होने वाला था जोंगजी से। चेनिंग ने मन ही मन सोचा, वाई एम आई सो अनलकी। उसके पास इस वक्त सिर्फ 100 टूथ टाइगर था, जिसे अभी अभी ट्रीटमेंट मिला था। भले ही वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन स्टेज पर लड़ने लायक था। काफ़ी सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वो जाकर थंडर लाइट रैट को वापस ले आएगी। भले ही उसकी शक्ति बहुत कम हो, लेकिन कम से कम उसके पास 2 स्पिरिट पेट्स तो होंगे, जिससे प्रतियोगिता में भाग लेने की एलिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी। किसी भी हाल में वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया कि चाहे रिस्क उठाना पड़े, 100 टूथ टाइगर को ही स्टेज पर भेजेगी। यही सोचते हुए वो पहुंच गई सूपिंग की स्पिरिट पेट स्टोर में। जब सूपिंग ने सुना कि वो थंडर लाइट रैट की मालिक है और उसे लेने आई है, तो उसके मन में हल्की सी उदासी छा गई। इसलिए उसने थोड़ा इरिटेट होकर जवाब दिया। सिएनिंग को लगा शायद ये इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो तय समय से पहले पेट लेने आ गई है, जिससे प्रॉपर नर्चरिंग पूरी नहीं हो पाई। कुछ पैसे कमाने के बाद सूपिंग ने थंडर लाइट रैट को उठाया, उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार से कहा, गो होम विद योर ओनर बट डोंट फॉरगेट मी। पेट की असली मालिक सू यानिंग ने पेमेंट किया और वो पैसा अपने आप सिस्टम द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तभी सिस्टम ने एक नया मिशन दिखाया। मिशन 7 दिन के अंदर अपनी खुद की एक पेट क्रिएट करो। रिवॉर्ड, स्पिरिट पेट मास्टर स्किल बुक। अवेकनिंग फ्लूइड खरीद कर स्पिरिट पेट मास्टर बना जा सकता है। फेलियर, पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। अगर पॉइंट्स बहुत कम हो गए तो होस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। सिस्टम ने आगे समझाया, स्टोर अब होस्ट की कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करेगा। फ्यूचर में अगर कुछ खरीदना है तो बस एक मंत्र, स्पेल बोलना होगा और स्टोर अपने आप खुल जाएगा। ये सुनकर सूपिंग ने तुरंत अवेकनिंग फ्लूइड खरीदने पर क्लिक किया, लेकिन जैसे ही देखा तो गुस्से से बोला, डैम सिस्टम, इतना एडवर्टाइज करता है पर सब लॉक्ड है। सिस्टम ने फिर रिस्ट्रिक्शन लगाया, अवेकनिंग फ्लूइड खरीद नहीं सकते। होस्ट के पास एनर्जी कम है। एनर्जी सिर्फ पैसों से मिलती है और सिस्टम उसे बदलता है 100 वेन रेशियो पर। सूपिंग ने अपनी घड़ी देखी। आज की अर्निंग से बस 1 पॉइंट बचा था। ये पॉइंट उसे थंडर लाइट रैट की नर्चरिंग फीस 180 रुपये से कन्वर्ट होकर मिला था। वो गुस्से में बड़बड़ाया, ये सरासर बकवास है। एक स्पिरिट पेट जिसने 10 महान सीक्रेट टेक्निक्स कॉम्प्रीहेंड कर ली हों, उसकी वैल्यू बस 100 पॉइंट्स। ये तो इंसल्ट है। उधर फीनिक्स माउंटेन एकेडमी के बैटल स्टेज पर फाइनल राउंड्स जारी थे। जॉन सियाओ का मैजिक ड्रैगन हाउंड ने सिर्फ एक ही मूव में सू यानिंग के 100 टूथ टाइगर को बुरी तरह घायल कर दिया। जॉन सियाओ भी तीसरे साल का स्टूडेंट था, लेकिन एकेडमी में उसे इलीट का दर्जा मिला हुआ था। शक्ति का फर्क शुरू से ही साफ था, इसलिए नतीजा भी तय था, हार। सू यानिंग की हार पहले से ही तय थी। उसका 100 टूथ टाइगर बुरी तरह घायल हो चुका था। असल में यानिंग भी एकेडमी की अच्छी प्रतिभाओं में से एक थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पहले ही राउंड्स में उसे 2 बड़े एस प्लेयर्स यानी एकेडमी के एलीट्स से भिड़ना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उसके सभी स्पिरिट पेट्स गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। स्टेज के बाहर लाल बालों वाली एक लड़की ने टिप्पणी की, ये लड़की बहुत कम उम्र की है,
हार की स्थिति को फेस करना नहीं जानती। अपनी ताकत बचाने के बजाय इतना रेकलेस फाइट करना ये बुद्धिमानी नहीं है। 2 और दर्शकों ने सिर हिलाते हुए कहा। बाहर से देखने वाले हमेशा साफ सोच सकते हैं, लेकिन जो अंदर होता है वो उलझ जाता है। असल में इस प्रतियोगिता का नतीजा उसके भविष्य से जुड़ा था। भले ही एक्सप्लोरेशन टीम में जगह पाने की उसकी योग्यता छिन गई हो, फिर भी उसे एक मौका मिल सकता था। इसीलिए इवन अगर जीतने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी सु यानिंग ने ठान लिया कि वह आखिरी दम तक पूरा जोर लगाएगी। अब बारी थी सु यानिंग की, क्या वो हार मान लेगी या आखिरी सांस तक लड़ाई करेगी। उसका 100 टूथ टाइगर पहले ही एक बार हार चुका था। हालांकि उसका इलाज हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। अब दोबारा चोट लगने से उसकी हालत और बिगड़ गई थी। जीत की उम्मीद लगभग शून्य। क्या वाकई उसका तीसरा साल फीनिक्स माउंटेन एकेडमी में इस तरह खत्म होगा? मंच पर खड़े जोंगजी जोर से हंसे। इतनी सी ताकत, मैजिक ड्रैगन हाउंड, इसे जल्दी खत्म कर दो। जैसे ही जोंगजी ने हमला किया, माहौल कांप उठा। उनका इरादा साफ था, टाइगर को पूरी तरह खत्म करने से पहले ही लड़ाई खत्म कर दे। भीड़ में खड़ी चियानिंग ने घबराकर चिल्लाया, मैं सरेंडर करती हूँ। रेफरी तुरंत आगे बढ़ा और मैच रोक दिया। रेफरी ने समय रहते दखल दिया और सु यानिंग की जान बचा ली। लेकिन मैच वो हार चुकी थी। स्पष्ट था, यानिंग का मन अंदर से हिल चुका था। अगली बारी में अब उसके पास सिर्फ एक ही स्पिरिट पेट बचा था, थंडर लाइट रैट। लेकिन मुश्किल ये थी कि स्पिरिट पेट स्टोर से लौटने के बाद से वो रैट तो बस जंक फूड कुतर रहा था। यानी क्या सचमुच वो स्टोर में जाकर बिगड़ गया है? सु यानिंग मन ही मन सोच रही थी, अगर 100 टूथ टाइगर तक हार गया तो ये छोटा रैट तो और भी आसानी से कुचला जाएगा। क्या मैं सचमुच इसे मंच पर भेजूं? इससे तो ये केवल घायल ही होगा। तभी होस्ट की आवाज़ गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, नियमों के अनुसार सु यानिंग के पास अब केवल थंडर लाइट रैट बचा है जो प्रतियोगिता में उतर सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सु यानिंग के दिल में सवाल था, क्या मैं सचमुच इसे लड़ने भेज दूं? भले ही मेरे पास इसे लेवल अप कराने का सीक्रेट हो, लेकिन एक लेवल 1 रैट सिर्फ कुछ देर के लिए ही टिक पाएगा। सिस्टम ने संकेत दिया कि थंडर लाइट रैट की शक्ति लेवल 3 तक बढ़ सकती है, लेकिन होस्ट ने जोर से घोषणा की, सभी जानते हैं कि अगर एक लेवल 3 मैजिक ड्रैगन हाउंड का सामना लेवल 1 थंडर लाइट रैट से हुआ तो नतीजा सिर्फ एक तरफा पिटाई ही होगी। भीड़ में अलग अलग आवाज़ें गूंज उठीं। कुछ लोग हौसला बढ़ा रहे थे, सु यानिंग डर मत, कोशिश कर, शायद चमत्कार हो जाए। तो वहीं कुछ लोग ताने कस रहे थे, जॉन छियाओ का, डॉग तो रैट को खा जाएगा, नीचे उतर जाओ, सरेंडर कर दो। इन आवाज़ों के बीच सु यानिंग का मन भी डगमगाने लगा। शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। मैं थंडर लाइट रैट की जान यूं ही खतरे में नहीं डाल सकती। लगता है मुझे यहीं रुकना होगा। वो सरेंडर कहने ही वाली थी कि तभी थंडर लाइट रैट अचानक मंच पर कूद पड़ा। होस्ट ने तुरंत घोषणा की, मैच शुरू हो चुका है। इस समय जोंगजी के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। बिना इजाजत स्टेज पर कूदने की हिम्मत। मैजिक ड्रैगन हाउंड, उस रैट को जलाकर राख कर दो। जैसे ही ड्रैगन हाउंड ने आग उगली, थंडर लाइट रैट ने खुद को संभाला और पलटवार करने की कोशिश की। लेकिन तभी सु यानिंग की आवाज़ गूंजी, जल्दी लाइटनिंग स्पीड से बचो। ओनर की आवाज़ ने उसकी पावर गैदरिंग तोड़ दी। वो अटैक चैनल ही नहीं कर पाया और अगले ही पल ड्रैगन हाउंड के कई फायरबॉल सीधा थंडर लाइट रैट पर बरस पड़े। जोंगजी ने मौका देखकर और जोर से हमला किया ताकि मैच तुरंत खत्म हो जाए। लेकिन सु यानिंग अभी भी अनजान थी कि थंडर लाइट रैट अपग्रेड हो चुका है। वो तो बस बार बार उसे पावर इकट्ठा करने और लाइटनिंग स्पीड से डॉज करने का आदेश देती रही। भीड़ में बैठे कुछ दर्शकों ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, रुको, थंडर लाइट रैट की चालों में कुछ अलग लग रहा है। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। ये लाइटनिंग स्पीड इतनी तेज कैसे हो सकती है? अब तो मजा आने वाला है। थंडर लाइट रैट ने ड्रैगन हाउंड के फायरबॉल्स को चकमा देकर स्टेज पर बिजली की तरह दौड़ लगाई। फिर वो अपनी जगह पर लौट आया और अचानक उसके छोटे से शरीर से लेवल 7 लाइटनिंग स्किल फूट पड़ा। भारी गर्जना के साथ बिजली का प्रहार हुआ। मैजिक ड्रैगन हाउंड पल भर में रोस्टेड होकर मानो 7 कोर्स की फीस्ट बन गया। उसकी रिलीज्ड पावर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने ऑडियंस को बचाने वाली प्रोटेक्टिव बैरियर तक तोड़ डाली। पूरा स्टेडियम दंग रह गया। क्या एक लेवल 1 थंडर लाइट रैट लेवल 7 स्किल चला सकता है? सचमुच नई पीढ़ी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये शब्द थे वाइस प्रिंसिपल डोंग के। दूसरी तरफ जॉन्जी हक्का बक्का रह गया। अपने पेट की हालत देखकर वो अजीब सी हंसी हंसा और बड़बड़ाया, नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तभी सिस्टम की कोल्ड आवाज़ गूंजी, विनर है सु यानिंग और उसका पेट थंडर लाइट रैट। पूरा स्टेडियम तालियों और चीयर से गूंज उठा। ऑडियंस हैरान थी। थंडर लाइट रैट तो बस एक नॉर्मल पेट है, ये इतनी हाई लेवल स्किल कैसे यूज़ कर रहा है?
सू यानिंग भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले तो ये वीक था, कहीं ये सब उस डार्क स्पिरिट पेट स्टोर की वजह से तो नहीं, या फिर उस स्टोर का मालिक कोई छुपा हुआ लेजेंडरी मास्टर है। लेकिन उसकी शक्ल तो बिल्कुल वैसी नहीं लगती। सीन कट होता है। सू पिंग का स्टोर। वो आराम से झाड़ू लेकर डॉग की पॉटी साफ कर रहा था और अचानक छींक पड़ा। अरे कमबख्त कुत्ते, हर जगह गंदगी मत कर। अजीब है, लग रहा है कोई मेरा नाम ले रहा है। फिर कैमरा वापस कंपटीशन ग्राउंड पर जूम करता है। नमस्कार व्यूअर्स, आज की ये लड़ाई। अनाउंसर की आवाज गूंज उठी। ये लड़ाई फिनिक्स माउंटेन एकेडमी की हिस्ट्री में दर्ज होगी। एक लेवल 1 स्पिरिट पेट ने लेवल 7 स्किल मास्टर कर लिया है। सिर्फ एकेडमी ही नहीं, पूरे लॉन्गहोंग सिटी में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ऑडियंस शॉक में थी। उसी समय जोंगजी गुस्से से बोला, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतना इंपॉर्टेंट मैच में मैं उस मॉन्स्टर को मौत के मुंह में कैसे भेज सकता था। फिर होस्ट ने हाथ उठाकर रिजल्ट अनाउंस किया। इस मुकाबले का नतीजा टाई। अब दोनों कंटेस्टेंट्स को प्रिपेयर होना था फाइनल लाइफ और डेथ बैटल के लिए। क्या जोंगजी कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे वो थंडर लाइट रैट को हरा पाए? जोंगजी ने अपना डॉग वापस बुलाया और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सू यानिंग की ओर देखा। सू यानिंग, तुम वकाई काफ़ी अच्छी निकली, बट तुम बस इतने ही हो, जोंग शाओ ने कोल्ड हंसी के साथ कहा और एक नया बीस्ट समन कर दिया। रॉक राइनोसेरस बीस्ट। ऑडियंस शॉक में चिल्ला उठी। ओ माय गॉड, सू यानिंग का थंडर लाइट रैट तो बस उसके नाखून जितना छोटा है। सू यानिंग की आंखों में भी चिंता झलक रही थी। ये अर्थ टाइप स्पिरिट पेट है और मैंने इससे पहले कभी यूज़ करते नहीं देखा। रॉक राइनोसेरस जो लेवल 4 अर्थ स्पिरिट पेट था, ओपोनेंट से 3 लेवल ऊपर और साथ ही एलिमेंटल एडवांटेज भी रखता था। अब तो साफ लग रहा था ये बैटल थंडर लाइट रैट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली थी। लेकिन थंडर लाइट रैट ने बिना डरे सामने स्टेप लिया। उसकी आंखों में चैलेंज की चमक थी। मैच शुरू होते ही जोंग शाओ के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो इस बार पूरा कॉन्फिडेंस रखता है। जोंग शाओ ने अब अपनी पूरी ताकत बाहर ला दी थी। इस बैटल का रिजल्ट क्लियर है। अगर कंट्रोल ना हो और ब्लड लाइन एट्रीब्यूट्स क्लैश ना करें तो रॉक राइनोसेरस की जीत पक्की है। लेकिन छोटा सा थंडर लाइट रैट बिल्कुल नहीं डरा। उसकी आंखों में प्योर फाइटिंग स्पिरिट जल रही थी। लगता है अभी तक इसने अपना असली स्ट्रेंथ अनलीश ही नहीं किया। मैच शुरू होते ही सू यानिंग ने सोचा था कि पहले एक एनहांसमेंट स्किल डाल दूं, लेकिन थंडर लाइट रैट ने तो बिना इंतज़ार किए सीधा रॉक राइनोसेरोस की तरफ चार्ज कर दिया। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से एनहांसमेंट डालने का चांस निकल गया। बाहर खड़े लोग फुसफुसाए, ये सू यानिंग की गलती है, एनहांसमेंट स्किल का यूज़ नहीं किया। सू यानिंग ने एनहांसमेंट स्किल नहीं यूज़ किया और सीधा थंडर लाइट रैट को रॉक बीस्ट राइनो से लड़ने दिया। जोंगजी ने कमांड दी, रॉक राइनोसेरोस, इस छोटे रैट को कुचल दो। जैसे ही राइनो ने जोरदार हमला किया, अचानक थंडर लाइट रैट 2 हिस्सों में बंट गया। ये था उसका थंडर शैडो रेमनेंट इमेज। ऑडियंस कैसे पॉसिबल है? ये तो एक और रैंक 7 स्किल निकला। एक एल्डर एक्साइटेड होकर बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे सू यानिंग को अपनी टीम में लेना होगा। लेकिन थंडर लाइट रैट ने राइनो से सीधी फाइट नहीं की। वो सीधा जोंगजी की तरफ चार्ज कर गया। ये स्ट्रैटेजी थी। सू पिंग के ट्रेनिंग की किंग को टारगेट करो, आर्मी अपने आप गिर जाएगी। हमेशा दुश्मन की सबसे कमजोर जगह पे वार करो। अरीना में फाइट अपने पीक पर थी। थंडर लाइट रैट ने ओपोनेंट के कमजोर बिंदु पर लगातार वार किया, जिससे जोंगजी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। मजबूर होकर जोंगजी ने एक तीसरे स्तर की ढाल एस्ट्रल शील्ड एक्टिवेट की, लेकिन हवा में कूदते ही थंडर लाइट रैट ने अपना अल्टीमेट मूव थंडर सेवरेंस चला दिया। एक ही वार में ढाल पूरी तरह टूट गई। अटैक इतना ताकतवर था कि जोंगजी सुरक्षित तरीके से पीछे भी नहीं हट पाया। रेफरी ने तुरंत दखल दिया और जोंगजी को पकड़कर बचाया, क्योंकि वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। रेफरी ने घोषणा की जोंगजी हार चुका है। तीसरा मुकाबला सू यानिंग की जीत। पूरा दर्शक दीर्घा एक साथ गूंज उठा। सू यानिंग, सू यानिंग। सू यानिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो। थंडर लाइट रैट ने थंडर सेवरेंस के साथ साथ एक और 7वें स्तर की कला थंडर शैडो रेमनेंट इमेज भी सीख ली थी। उसके मन में बस एक ही विचार आया, ये सब उस स्पिरिट पेट स्टोर की वजह से है। ज़रूर उसके पीछे कोई छिपा हुआ महागुरु है। सबको लग रहा था कि ये स्टोर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन असल में ये बेहद गहरा और रहस्यमयी निकला। बाहर से देखने पर तो ये नॉर्मल दिख रहा था, पर अंदर एक पियरलेस एक्सपर्ट छिपा हुआ था। इस वक्त सू पिंग स्टोर के अंदर लेटा हुआ सोच रहा था, मुझे 7 दिन में 10,000 पॉइंट्स कमाने हैं, सिर्फ कस्टमर्स पर डिपेंड होके। उसने सोचा कि पेट बोर्डिंग से ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसे सिस्टम की अनाउंसमेंट याद आई। अभी के लिए स्टोर सिर्फ 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक पेट बोर्डिंग टू पेट रेंटिंग थी। पेट फूड सेलिंग सिस्टम ने अभी तक उसे नर्चरिंग यूनिट नहीं दी थी।
इसलिए स्टोर में जो 2 पेट्स बोर्डिंग पर हैं वो बस ट्रैश प्रोडक्ट्स हैं जो सिस्टम ने फ्री में दिए हैं। बोर्डिंग फ़ी भी बस 10 पॉइंट्स पर आवर हैं। ऐसे तो कुछ बनता नहीं, तो अब रेंटल और फूड सेलिंग पर ही भरोसा करना होगा। सुपिंग ने मन में सोचा, ये सब कुछ रैंक, स्ट्रैटेजी, एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पर डिपेंड करता है। फिलहाल होस्ट सुपिंग के पास कोई पेट नहीं है, इसलिए वो असेसमेंट नहीं कर सकता। जहाँ तक फूड बेचने का सवाल है, होस्ट को खुद नर्चरिंग एरिया में जाना होगा और वहाँ से फूड कलेक्ट करना होगा। उसकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस तय किया जाएगा। सुपिंग ने सोचा, पहला तरीका तो पैसे लाने वाला नहीं है, छोड़ो दूसरे के लिए मेरे पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो फिर मुझे तीसरा ऑप्शन ही चुनना होगा। फिर उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या पेट फूड पूरे नर्चरिंग एरिया से हार्वेस्ट किया जा सकता है या सिर्फ डेंजरस जगहों से? जैसे थंडर क्लाउड सी से पूरा नर्चरिंग एरिया अवेलेबल है। सिस्टम थंडर क्लाउड सी रेल्म तो बस काउंटलेस हाई लेवल नर्चरिंग एरियाज में से एक है, और जितना हायर लेवल एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा चांस होगी कि वहाँ से हाई क्वालिटी फूड हार्वेस्ट किया जा सके। रेयर फूड, डैम इट! सुपिंग गुस्से में बोला, 3 दिन पहले का नर्चरिंग टास्क तो सिर्फ रैट के साथ ट्रेनिंग तक लिमिटेड था। पूरा समय वेस्ट हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। उसने ठान लिया, 3 दिन में मुझे वॉर पेट बनना ही होगा। सबसे पहले उसने सिस्टम से नर्चरिंग एरियाज की लिस्ट देखने को कहा। सिस्टम ने एक लंबी लिस्ट डिस्प्ले की, लेकिन हर एरिया के लिए एनर्जी पॉइंट्स चाहिए थे। नर्चरिंग एरिया कॉस्ट, टॉप लेवल 1000 पॉइंट्स, हाई लेवल 100 पॉइंट्स, मिड लेवल 10 पॉइंट्स, एलिमेंट्री लेवल 1 पॉइंट। सुपिंग के पास सिर्फ 1 पॉइंट बचा था, इसलिए वो सिर्फ लोएस्ट लेवल एरिया में ही जा सकता था। वो अफसोस करने लगा, अगर पिछली बार कोई हर्ब हार्वेस्ट किया होता तो आज इतनी मिजरेबल हालत न होती। तभी सिस्टम फिर से प्रकट हुआ, जैसे सुपिंग का मजाक उड़ा रहा हो। सिस्टम सुपिंग, एक क्वालिफाइड होस्ट को हमेशा कैलकुलेशन करनी चाहिए और कभी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। सिस्टम होस्ट को सेल्फ अवेयरनेस रखनी होगी और स्पिरिट पेट से जुड़ी हर चीज़ कलेक्ट करनी होगी। इसी वजह से तुम्हें आउटर स्टार क्लाउड एरिया एलोकेट किया गया है, एरिया 1000, ताकि तुम स्पिरिट पेट्स को लेवल अप करने का कोई मौका मिस न करो। सुपिंग ने तुरंत कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। सिस्टम, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, अब तुम आउटर स्टार क्लाउड एरिया 1 से कनेक्टेड हो। जैसे ही वो अंदर स्टेप करता है, सिस्टम अनाउंस करता है, न्यूबी रिवॉर्ड रिसीव्ड स्पेस क्यूब। इसके अंदर हैं 3 पोर्शंस, 1000 हर्ब एंशिएंट फ्लावर। अप्रेजल टेक्निक फ़िलहाल थॉट के थ्रू यूज़ की जा सकती है। तुम चाहो तो कभी भी इसे बाहर निकाल सकते हो। सर्च टाइम है 1 दिन और तुम्हें मिलती हैं 30 फ्री डेथ्स। गुड लक। सुपिंग ने जल्दी से सोचा, इतना अर्जेंट टाइम है और मैं थॉट से यूज़ कर सकता हूँ, तो पहले अप्रेजल टेक्निक ही लेता हूँ। इस टेक्निक से अब वो किसी भी फूड का नेम, टाइप और रैरिटी देख सकता था। अप्रेजल टेक्निक सिर्फ नेम और रैरिटी ही नहीं दिखाती थी, बल्कि फूड के यूजेस और इफ़ेक्ट्स भी बताती थी। सुपिंग ने देखा कि इजी टू हार्वेस्ट जगहों पर मिलने वाला खाना ज़्यादातर कॉमन और लो वैल्यू होता है। जैसे ही वो दूसरे एरिया में गया, उसके सामने एक रॉक पाइथन आ गया जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसने देखा ये जगह रॉक फायर फ्रूट से भरी हुई थी। ये तो रेयर आइटम है। ये फ्रूट फायर टाइप डैमेज स्किल्स बढ़ाने में यूज़फुल था और फायर टाइप स्पिरिट पेट्स का सबसे फेवरेट फूड भी। सुपिंग ने सोचा, जैसा उम्मीद थी, हाई वैल्यू फूड हमेशा डेंजरस जगहों पर ही होता है। मेरी स्टोरेज स्पेस भी लिमिटेड है, तो ऑर्डिनरी फूड रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे सिर्फ सबसे एक्सपेंसिव आइटम्स ही लेने होंगे। ये सोचकर उसने जान की बाजी लगाकर स्पिरिट फूड उठाया और जल्दी से उसे अपने न्यूबी स्पेस में डाल दिया, लेकिन उसी पल रॉक पाइथन ने उसे काट लिया और वो वहीं मर गया। फिर भी सुपिंग का जज्बा कम नहीं हुआ। वो सच में परसिस्टेंट इंसान था, बार बार मौत को रिस्क में डालते हुए भी आगे बढ़ता रहा। सुपिंग ने एक ही दिन में अपनी लाइफ को 30 बार रिवाइव किया। तभी सिस्टम ने उसे नर्चरिंग एरिया से टेलीपोर्ट कर दिया। न्यूबी स्पेस में भरी हुई हार्वेस्ट को देखकर उसने सारी हार्डशिप्स भूल गई। अब उसे ये सब शेल्फ्स पर रखना था ताकि बेचकर इनकम अर्न कर सके। सुपिंग ने कुल 30 रिवाइवल्स यूज़ किए और जो भी पेट फूड उसने हार्वेस्ट किया था उसे तुरंत शेल्फ्स पर रखकर बेचना ज़रूरी था। सीन बदलता है। अब बात हो रही थी मेडिसिनल मटेरियल्स और पेट फूड की। सिटी में एक पेट था जो दिखने में चिकन जैसा था। वो कुछ दिनों से बीमार था और खाना खाने से इनकार कर रहा था। अलग अलग तरह का खाना उसके सामने रख दिया गया, फिर भी ये स्पिरिट पेट उसे नहीं देख रहा था। चिकन के ओनर की चिंता बढ़ गई। मेरे बेबी ने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, अब मैं क्या करूं? उस बूढ़े आदमी के पीछे खड़ा था एक ब्लैक वुल्फ, जिसे जीना के लिए टेम किया गया था। स्थिति देखकर उसने अपने सूटकेस को खोला और स्मगली बोला, दादा, ये अभी मार्केट में सबसे महंगा स्पिरिट फूड है। बस स्कारलेट बर्ड को ये ट्राई करने दो। मैं गारंटी देता हूँ
फिर से इसे स्वाद आएगा। जैसे ही सूटकेस खोला, अंदर से खुशबू बाहर उड़कर फैल गई। स्कारलेट बर्ड जैसे किसी हीट में हो, सीधे उस तरफ दौड़ पड़ा। पेट ने फूड को देखने की ज़रूरत भी नहीं समझी। ओल्ड मैन ने देखा कि स्कारलेट बर्ड खाने के लिए तैयार है, तो जल्दी से बोला, इसे ट्राई करने दो। लेकिन जैसे ही उसने कुछ बाइट्स चबाए, स्कारलेट बर्ड जोर जोर से कॉफिंग करने लगा। सारी फूड ब्लैक ब्लड के साथ बाहर उड़ गई। भाई, ये तो नेदरवॉल्ड हेवनली सिल्कवर्म है। स्कारलेट बर्ड इसे नहीं खा सकती। क्विक सिटी के हाई लेवल स्पिरिट पेट हॉस्पिटल से कांटेक्ट करो। स्कारलेट बर्ड की बीमारी, ये उसके दिल पर बाइट की तरह असर कर रही है। ये एक पैरासाइट है। अगर हमने अब देर की तो ये खाने से मर भी सकती है। ओल्ड मैन ने ये सुनते ही डर के मारे तुरंत स्कारलेट बर्ड को गले लगा लिया और हॉस्पिटल जाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। एक ओल्ड वुमन हाथ में रेड पिल लिए आई और बोली, ओल्ड फैम, हमारी स्कारलेट बर्ड बचाई जा सकती है दादी। स्कारलेट बर्ड बीमार है, हमें सिटी जाकर ट्रीटमेंट करवाना होगा। ये कौन सी बीमारी है? पिल की खुशबू ने पहले ही स्कारलेट बर्ड का ध्यान खींच लिया। बर्ड ने पूरी ताकत से पिल की ओर जंप मारा, मुंह खोला, उसे काटा और निगल लिया। तुरंत ही उसका पूरा शरीर हेल्थ से चमकने लगा। अब वो पहले जैसी कमजोर और बीमार दिखती हुई क्रीचर नहीं रही। ओल्ड वुमन ने ये सीन देखकर कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसा स्टोर ओनर ने कहा था। स्कारलेट बर्ड सच में सबसे प्योर और हाईएस्ट क्वालिटी स्पिरिट पेट में से एक थी। सिस्टम ने बताया, अगर स्कारलेट बर्ड को स्पिरिट फूड दिया जाए जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स हों तो वो शायद एनोरेक्सिक हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिट करेगी। बस स्कारलेट बर्ड को स्कारलेट रॉक फ्रूट समय पर और सही मात्रा में खिलाओ तो उसकी हालत सुधर जाएगी। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो मुझसे मिलो। ओल्ड मैन ने घबराकर पूछा, भाई क्या हो सकता है कि हमने उसे गलत स्पिरिट फूड दे दिया? मैं उस स्टोर ओनर की नॉनसेंस बातों पर भरोसा नहीं करता। मैंने कभी नहीं सुना कि स्पिरिट फूड में एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ओल्ड वुमन ने पूछा, दादी ये स्पिरिट फूड कितना महंगा है? ओह, एक पिल की कीमत 130 युआन है। इस बॉक्स में 12 पिल्स हैं, यानी कुल 1500 युआन से ज़्यादा। सुपिंग ने सोचा, ये शहर नहीं है, फिर स्पिरिट फूड इतनी महंगी क्यों बिक रही है? वो स्टोर तो स्कैम ही होगा। मैंने सुना है कि कुछ स्कैम स्टोर्स स्पेशल केमिकल्स मिलाकर स्पिरिट फूड को ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं ताकि स्पिरिट पेट्स को ये खाना क्रेव करने लगे और वो इसे ना खाएं तो वो पागल हो सकते हैं, और अगर लंबे समय तक इसे इस्तेमाल किया गया तो स्पिरिट पेट्स की जान भी जा सकती है। ओल्ड मैन ने घबराकर पूछा, क्या दादी ये स्टोर कहाँ है? इसका नाम क्या है? मैं उसे ढूंढकर एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। इसका नाम है नॉटी पेट स्टोर। दोनों भाई बहन तुरंत सब्स नॉटी पेट स्टोर की तरफ चले। ओल्डर ब्रदर ने अंदर जाकर उंगली उठाई और चिल्लाया, तुम कौन आर्टिस्ट हो क्या? सच बताओ, तुमने हमारे लिए जो फूड बेचा उसमें क्या मिलाया था? और गुस्से में उसने हाथ टेबल पर पटक दिया। सुपिंग उस समय फेडरल पेट हैंडबुक पढ़ रहा था। उसने सोचा, ये दोनों तो स्कारलेट रॉक फ्रूट के बारे में ही बात कर रहे हैं। सिस्टम ने क्वाइटली कहा, हमारे स्टोर का फूड पूरी तरह नेचुरल है और इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है। उसके बाद स्कारलेट बर्ड ने स्कारलेट रॉक फ्रूट इस्तेमाल किया और एडिटिव्स मत डालो। अगर तुम्हारी बेची हुई चीज़ों में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई स्पिरिट पेट जो एनोरेक्सिक है वो इतनी खुशी से क्यों खा रहा है? अच्छा होगा तुम साफ साफ कन्फेस करो। दुकान के बाकी कस्टमर्स ये ज़ोरदार आवाज़ सुनकर आपस में डिस्कशन करने लगे और नॉटी पेट स्टोर के खाने के बारे में बातें करने लगे। सब ने तुरंत मान लिया कि ये दुकान गलत धंधा कर रही है। छोटी बहन ने सुपेंट को देखते हुए कहा, भाई चलो ज़्यादा बात मत करो, पेट एसोसिएशन वाले दोस्तों को बुलाकर इस ब्लैक शॉप की जांच करवाते हैं, ठीक है? सुइंग, जिसने दर्जनों बार रेजरेक्ट होकर इतनी मेहनत की थी, वो अपनी मेहनत का फल किसी से बदनाम नहीं होने देना चाहता था। उसका गुस्सा भड़क गया, उसकी आंखें तेज हो गईं और हाथ कस गए। उसने कहा, तुम लोग इस जगह को ब्लैक शॉप कहने की हिम्मत करते हो। कहना आसान है लेकिन सबूत बेहतर होता है। सबूत निकालो। छोटी बहन ने मन ही मन सोचा, ये आदमी का ऑरा इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? फैन यूजिंग ने ये देखते ही मुक्का घुमाया और सुपिंग की गर्दन पकड़ते हुए बोला, तू मेरी बहन को छूने की हिम्मत करता है, मरना चाहता है। लेकिन सुपिंग दुकान से बंधा हुआ था। दुकान के अंदर वो अजेय था। अचानक उसके शरीर से एक भयानक शॉक एनर्जी निकली। स्नैप और फैन यूजिंग का हाथ उसी वक्त इनविजिबल एनर्जी से चूर चूर हो गया। फैन यूजिंग डर से कांपते हुए अपने टेढ़े हाथ को पकड़कर खड़ा रह गया। उसी समय सिस्टम ने अचानक एक टेम्पररी मिशन अनाउंस किया। मिशन, दुकान को बेवजह बदनाम किया गया है, अपनी बेगुनाही साबित करो। पेट फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको दिखाओ। बिना किसी नुकसान के दुकान की रेपुटेशन बचाओ। सक्सेस रिवॉर्ड, किसी भी नर्चरिंग डायमेंशन में एक बार जाने का मौका। अनलिमिटेड रेजरेक्शंस। टाइम लिमिट 5 दिन। फेलियर पेनल्टी
10 पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। सुइंग जब इन दोनों भाई बहनों से निपट ही रहा था तभी सिस्टम सामने आ गया। वो पहले से गुस्से में था और ये मिशन देखकर और भड़क गया। बाकी लोग भी चर्चा करने लगे, ये बॉस तो बहस नहीं कर सकता तो लड़ाई करने लगता है, चलो अब इस दुकान से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। सुइंग ने ये हालत देखकर मन में सोचा, अगर अभी साफ नहीं किया तो न सिर्फ पॉइंट्स कटेंगे बल्कि आगे के कस्टमर्स भी दूर हो जाएंगे। उसने गहरी सांस ली, हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया और बोला, मैं वादा करता हूँ कि मेरी दुकान का खाना बिल्कुल सही है। अगर किसी को शक है तो मैं सबके सामने साबित करूंगा। लोग अब भी शोर मचाने लगे। क्या साबित करेगा? इसे कहना चाहिए कि दुकान बंद करो और सुधार करो। सुपिंग गुस्से से चिल्लाया। चुप। उसकी दबंग ऑरा से पूरा हॉल चुप हो गया। वो धीरे धीरे पेट फूड डिस्प्ले शेल्फ की तरफ बढ़ा। उसने ठान लिया था कि सबूत देगा। उसने एक ब्लू एसेंस फ्रूट उठाया और क्राउड की तरफ देखकर बोला, क्या किसी के पास लो लेवल वाटर टाइप पेट है? तभी छोटी बहन ने कहा, मेरे पास है। सुपिंग ने कहा, उसे समन करो। लड़की ने जल्दी से समन किया। एक प्यारा सा सील जैसा पेट प्रकट हुआ। उसका नाम था वाटर स्पाउटिंग बीस्ट। एट्रीब्यूट वाटर टाइप पेट लेवल 1, स्ट्रेटेजी लेवल 1, एप्टीट्यूड पुअर, स्किल्स कंट्रोल वाटर, स्पाउट बबल, प्यूरिफिकेशन। स्यूपिंग धीरे धीरे उस सील वाटर स्पाउटिंग बीस्ट के पास चला। फेन यूजिंग ने हाथ बढ़ाकर उसे रोकते हुए कहा, तू क्या करने वाला है? लेकिन सुपिंग ने उसकी परवाह नहीं की और सीधे सील के सामने बैठ गया। उसने कहा, ये ब्लू एसेंस फ्रूट घटिया फूड है या नहीं, ये अभी साफ हो जाएगा। वाटर बीस्ट ने सामने रखे फूड को देखा और जल्दी से मुंह खोलकर उसे चबा लिया। जो लोग अब तक तमाशा देख रहे थे वो आपस में चर्चा करने लगे। ब्लू एसेंस फ्रूट? किसी ने सुना है? ये तो सुपर पेट स्टोर वाले ब्लू पील फ्रूट जैसा ही लगता है, जो पेट्स की कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही वाटर बीस्ट ने फल निगला, उसके पूरे शरीर से पानी की धार निकली। उसका पूरा शरीर नीले समुद्र जैसे रंग की रोशनी से चमक उठा। उसका शरीर बड़ा होने लगा। इतनी तेज रोशनी निकली कि सबकी आंखें चौंधियां गईं। फेन यूजिंग ने जल्दी से स्पिरिट शील्ड खड़ा करके खुद को बचाया। छोटी बहन मन ही मन सोचने लगी, ये वाटर स्पाउटिंग बीस्ट के साथ क्या हो रहा है? ये रोशनी, क्या ये लेवल अप हो रहा है? सील ने जोर से आवाज निकाली, कैबिये कैबिये। धीरे धीरे रोशनी कम हो गई। अब वो छोटा सील बहुत बड़ा हो चुका था। ये साफ था कि वो एडवांस्ड वाटर स्पाउटिंग बीस्ट बन चुका था। इस पल सुपिंग ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, ब्लू एसेंस फ्रूट वाकई लो लेवल वाटर टाइप पेट्स को लेवल अप करा सकता है। मतलब ये नर्चरिंग पेट फूड नकली नहीं है। लेकिन पेट सिर्फ एक लेवल बढ़ा और स्ट्रेटेजी आधा लेवल ही बढ़ा। एप्टीट्यूड वाकई बहुत कमजोर है। सुपिंग ने आगे सोचा, पेट का लेवल बढ़ने से थोड़ी कॉम्बैट पावर जरूर बढ़ती है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी कम बढ़े तो इसका मतलब एप्टीट्यूड का जजमेंट कमजोर है। इसके उलट एप्टीट्यूड जितना हाई होगा, ब्लड लाइन उतना ही पावरफुल होगा। ब्लड लाइन लेवल का मतलब है कि पेट अपनी नेचुरल बेस्ड स्ट्रेटेजी को अपनी असली लिमिट तक ले जा सकता है। जैसे अगर वाटर स्पाउटिंग बीस्ट का ब्लड लाइन लेवल 3 है तो भले उसे खास नर्चर ना मिचाए, ले वो यूथ से एडल्टहुड में पहुंचते ही नेचुरली स्ट्रेटेजी लेवल 3 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उससे आगे कॉम्बैट पावर बढ़ानी है तो नर्चर करना जरूरी होगा। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर हैरान रह गए। इट लेवल्ड अप। अब तो लेवल अप करना कितना इजी हो गया है। वो वाटर सील पूरा हेल्थी लग रहा था और कभी कभी ये चिल्ला रहा था। फेन यूजिंग ये देखकर स्टन्ड रह गया। माथे पर पसीना आ गया। कोई शक नहीं था कि वो बीस्ट सच में लेवल अप कर चुका है। उसे याद आया कि ऐसे ट्रेजर्स जो स्पिरिट पेट्स को इंस्टेंटली लेवल अप करा दें बस फेडरेशन के एक्सप्लोरेशन वेयर हाउसेज में ही मिलते थे। अगर ये सच है तो इस स्टोर ओनर की आइडेंटिटी ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी छोटी बहन ने भी बीस्ट को उठाया और डिसबिलीफ में बोली, ये सच में लेवल अप हो गया? कहीं तुमने बदल तो नहीं दिया? फैन यूजिंग ने तुरंत अपनी बहन का सिर नीचे किया और एटीट्यूड बदल कर बोला, सॉरी, हमसे गलती हुई, प्लीज फॉरगिव अस। सुपिंग ने तुरंत प्राइस बताया, 8,700 युआन पर पिल। बिजनेस है, चैरिटी नहीं। फैन यूजिंग ने बाहर से अग्री किया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, इतना रेयर ट्रेजर जो पेट्स को लेवल अप करा दे और प्राइस सिर्फ 8,700 युआन वाइट रेडिश, जितना चीप उसने अपनी बहन को पैसे ट्रांसफर करने को कहा। सुपिंग मन ही मन डिप्रेस्ड था। मैंने अपनी जान रिस्क करके ये फूड हासिल किया और सिस्टम इतना चीप प्राइस सेट करता है। उसने कुछ मटर किया तो सिस्टम ने उसे वार्निंग दे दी। फिर सुपिंग ने सिबलिंग्स से कहा, तुम्हारी सिस्टर का वाटर स्पाउटिंग बीस्ट की एप्टीट्यूड बहुत लो है। इसे इम्प्रूव करने के लिए 7 कलर्ड बुदा हार्ट लीव्स चाहिए और स्कारलेट बर्ड को पूरी तरह रिकवर करने के लिए स्कारलेट रॉक फ्रूट रेगुलरली देना होगा। आई सजेस्ट तुम लोग ज़्यादा खरीदो,
फैन यूजिंग ने तुरंत अपनी बहन को पैसे देने को कहा और उसने ट्रांसफ़र कर दिए। स्टोर के बाकी लोग ये देखकर एक्साइटेड हो गए। ये सच में काम करता है, फेक एडवर्टीजमेंट नहीं है, जल्दी खरीदो, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। बॉस मुझे भी दो। फिर सारे लोग स्क्रैम्बल करने लगे फूड खरीदने के लिए। सूपिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। कुछ देर बिजी रहने के बाद सिस्टम ने अनाउंस किया, अकाउंट बैलेंस 31,560 युआन कन्वर्टेड इनटू 315 एनर्जी पॉइंट्स, मिशन कंप्लीटेड, टेम्पररी एक्सेस ग्रांटेड टू एनी नर्चरिंग एरिया फॉर 5 days। सूपिंग आइटेड होकर बोला, फाइनली गरीबी से छुटकारा, अब अवेकनिंग फ्लूइड खरीद सकता हूँ। उसने तुरंत स्टोर से अवेकनिंग फ्लूइड 100 एनर्जी पॉइंट्स बाय कर लिया। बोतल हाथ में लेकर बोला, क्या इतना छोटा सा लिक्विड सच में काम करेगा? खैर ले ही लिया है तो पीकर देखता हूँ। उसने बिना सोचे समझे पूरा पी लिया। इंस्टेंटली उसके शरीर में स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होने लगी, दिल फास्ट बीट करने लगा। गोल्डन लाइट से उसका बॉडी रिफाइन होने लगा, जैसे कोई सालों से जिम करता हो। थोड़ी देर बाद लाइट फेड हो गई। सूपिंग संतोष से बोला, फाइनली मैं बन गया स्पिरिट पेट मास्टर। अचानक पास में आवाज आई। उसने रिफ्लेक्स से उंगली फ्लिक की और एक छोटी मक्खी पकड़ ली। यह है स्पिरिट पेट मास्टर की रिएक्शन स्पीड, एबिलिटीज वाकई अमेजिंग हैं। तभी सिस्टम ने पूछा, 215 एनर्जी पॉइंट्स बचे हैं, क्या तुम केओस नर्चरिंग स्पिरिट पूल अनलॉक करना चाहते हो? फिर सिस्टम ने डिटेल्स दी, लेवल 1 10 एनर्जी पर यूज हाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, स्मॉल चांस ऑफ लो लेवल पेट, एक्सट्रीमली स्मॉल चांस ऑफ मिड लेवल ब्लड लाइन पेट। लेवल 2 100 एनर्जी पर यूज फेल हो सकता है, स्मॉल चांस ऑफ लो लेवल पेट, एक्सट्रीमली स्मॉल चांस ऑफ हाई लेवल पेट। सूपिंग ने सोचा, अगर सीधे नर्चर किया तो हाईएस्ट आउटकम सिर्फ मिड लेवल तक ही है, रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए उसने 100 एनर्जी पॉइंट्स डिडक्ट करके केओस नर्चरिंग स्पिरिट पूल अपग्रेड करने का फैसला किया। उसके पैरों के नीचे से लाइट उठी, जोरदार धमाका हुआ, स्मोक बिलो होने लगा और रंबलिंग साउंड गूंजने लगी। नर्चरिंग स्पिरिट पूल लेवल 2, नर्चरिंग सक्सेसफुल, नाउ रिवीलिंग स्पिरिट पेट। स्पिरिट पूल से लाइट चमक रही थी और अचानक एक बोनी हाथ बाहर आया। सूपिंग ने देखा, छोटा सा स्केलेटन बाहर निकल आया। वो चौंक गया, इतना बड़ा कमोशन, और मुझे मिला ये छोटा स्केलेटन। ये तो लेवल 1 डीमन टाइप स्पिरिट पेट है। सूपिंग स्केलेटन को देख हंस पड़ा। मैंने 100 एनर्जी पॉइंट्स खर्च किए और बदले में ये मिला, और तू हंस क्यों रहा है? मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा। सिस्टम ने फिर अनाउंस किया, नर्चरिंग मिशन कंप्लीटेड, रैंडम रिवॉर्ड, स्पिरिट पेट मास्टर स्किल बुक, एलिमेंट्री किलिंग इंटेंट। सूपिंग ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मेंटल पावर कंज्यूम करके स्पिरिट पेट बजर्क मोड में जा सकता है, गंभीर चोट के बावजूद अटैक करता रहेगा। उसने सोचा, हाई कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स क्लाउड्स की तरह भरे पड़े हैं, बेसिक एट्रीब्यूट्स से बचना मुश्किल है, लेकिन ये किलिंग इंटेंट स्किल छोटे से बड़ा जीतने में परफेक्ट है। नॉट बैड। तभी सिस्टम ने नया मिशन एक्टिवेट कर दिया, 7 दिन के अंदर अपने किसी पेट को नर्चर करके मिड लेवल हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड तक पहुंचाओ। रिवॉर्ड, केओस पावर, फेलियर पर 10 एनर्जी पॉइंट्स। सूपिंग ने दबाव महसूस किया। थंडर लाइट रैट जैसे मॉन्स्ट्रस एट्रीब्यूट वाला पेट भी बस मिड लेवल लो क्वालिटी एप्टीट्यूड तक पहुंचा, और ये छोटा स्केलेटन तो उससे भी ज्यादा ट्रैश है। मिशन बहुत मुश्किल है। क्या ये मुझसे ट्रैश को ट्रेजर बनाने की उम्मीद कर रहा है? वो स्केलेटन की छोटी सी आर्म को खेलते देख बिटर मुस्कुराया। तभी बाहर से आवाज आई, सूपिंग कस्टमर आया है। वो आवाज जानी पहचानी लगी। सूपिंग ने दरवाजा खोला और उसका मूड इंस्टेंटली खराब हो गया। हंडर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की हाँफते हुए बोली। मैं सू यनिंग हूँ। ये थंडर लाइट रैट अब पहले जैसा नहीं रहा। तुमने इसके साथ कुछ किया क्या? सूपिंग गिल्टी फील करने लगा। मन में सोचा, कहीं पेट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, पर बाहर से बोला, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मन ही मन जस्टिफाई किया, थोड़ा वॉक और एक्सरसाइज ही तो कराई थी, है ना? थंडर लाइट रैट। लेकिन रैट को जैसे ही थंडर क्लाउड सी रेल्म की पेनफुल यादें आईं, वो डर से कांप गया। सू यानिंग ये देखकर शॉक हो गई। ये थंडर लाइट रैट, जो लेवल 4 मैजिक ड्रैगन हाउंड से भी नहीं डरता था, ये इसके सामने कांप रहा है। मतलब ये बॉस कम से कम लेवल 5 का है, शायद लेवल 6 भी। उसके बगल में खड़ी ग्रीन हेयर्ड लड़की ने धीरे से कहा, यानिंग, ये बॉस तो बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखता है। तू पक्का सही जगह आई है। लेकिन चियांजिंग ने विस्पर किया, श्श्श, ये बॉस हिडन पावर हाउस हो सकता है लेवल 7 तक अगर गुस्सा कर दिया तो हमारी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। सूपिंग ने मन में सोचा, सिस्टम ने इस बार कोई टेम्पररी मिशन इशू नहीं किया। लगता है ये स्पिरिट पेट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बाहर से उसने पूछा तो, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहीं मेरी प्राइस को लेकर कंप्लेंट तो नहीं कर रही? सू यानिंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, इतना स्ट्रॉन्ग नर्चर करने के बाद सिर्फ 108 युआन का कैसे हो सकता है? नो वे, बॉस मुझे टेस्ट कर रहे हैं। उसने तुरंत सिंसेरिटी दिखाने के लिए 8000 युआन ट्रांसफर कर दिए।
स्टोर में लड़की ने बाहर से कहा, बॉस ये मेरी तरफ से थोड़ी सी कदर है, कृपया एक्सेप्ट कर लीजिए। चेनिंग ने जब ट्रांसफर का फेलियर नोटिफिकेशन देखा तो दंग रह गई, क्योंकि सामने वाले ने ट्रांसफर रिफ्यूज कर दिया था। उसके दिल में झटका लगा, ये क्या हो रहा है। सुपिंग ने भी नोटिफिकेशन देखकर मजाक में कहा, अरे ये क्या चल रहा है। सु यानिंग ने उसकी एक्सप्रेशन देखी और मन ही मन सोचा, शायद अमाउंट कम है। उसने दोबारा 5,000 युआन भेजने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रिफ्यूज हो गया। वो डर गई, इतना भी काफी नहीं। च्यानिंग ने लगातार 2 बार पैसे भेजे, लेकिन सब रिजेक्ट हो गए। फिर उसने हरे बालों वाली लड़की की तरफ मुड़कर कहा, तुम हेल्प करो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। लड़की ने सु यानिंग को पैसे भेज दिए। सुपिंग ने गहरी सांस ली और कहा, अब बस मैं कुछ नहीं कर सकता। सु यानिंग ने सोचा, इतना बड़ा मौका है किसी बिग शॉट से जुड़ने का, अगर मैंने जाल नहीं डाला तो शिकार कैसे पकड़ूंगी। उसने रिस्क लेकर इस बार 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। बॉस का चेहरा और गुस्से में दिखने लगा। गुस्से में उसने सीधा 1 मिलियन युआन भेज दिया। सिस्टम ने अचानक ऐलान किया, होस्ट स्टोर के नाम पर लिमिट से ज्यादा पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्टोर का प्राइस बदला नहीं जा सकता। ट्रांसफर अपने आप रिजेक्ट कर दिया गया। सुपिंग गुस्से से पागल हो गया, ये सिस्टम मुझे खून उगलवा देगा। सु यानिंग घबराकर कांपने लगी और बोली, हमसे गलती हो गई, आप खुद बताइए कितना चाहिए। सुपिंग ने जल्दी से कहा, नहीं पैसे की जरूरत नहीं, बस बताइए आपको क्या चाहिए। सु यानिंग ने जवाब दिया, मैं कुछ दिनों बाद कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ, लेकिन मेरे बाकी स्पिरिट पेट्स बुरी तरह घायल हैं। मेरी आखिरी उम्मीद थंडर लाइट रैट पर है, कृपया आप इसे 3 दिन और नर्चर कीजिए। सुपिंग का चेहरा चमक उठा, अगर थंडर लाइट रैट वापस आ गया तो मेरा लिटिल स्केलेटन लेवल अप करना आसान हो जाएगा। तभी सिस्टम ने दिखाया, पेट नर्चरिंग फी 10,000 युआन पेट्स बिलो लेवल 3। सुपिंग हैरान रह गया, इतना प्रॉफिट, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ लो लेवल पेट्स ही ले सकता हूँ। उसने कहा, पेट को 3 दिन नर्चर करने की कीमत 10,000 युआन हो। गी सु यानिंग ने मन में सोचा, 10,000 भले ही सस्ता नहीं, लेकिन अगर लेवल अप वैसा ही हो जैसे थंडर लाइट रैट का हुआ तो ये कीमत ठीक है। वो बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नर्चरिंग के साथ हम छोटे भी ठीक कर सकते हैं। सु यानिंग की आंखें चमक उठी, वाह, स्पिरिट पेट हॉस्पिटल तो महंगा और दूर है, ये तो बेहतर है। उसने 3 बड़े स्पिरिट पेट्स को बुलाया। दुकान छोटी थी, फिर भी सब आ गए। सिस्टम ने चेतावनी दी, रेप्यूटेशन बचाने के लिए होस्ट को नर्चरिंग स्लॉट्स अपग्रेड करना होगा, वरना पेट्स म्यूटेट हो सकते हैं। सुपिंग गुस्से में बोला, मुझे पता था इसमें कोई गड़बड़ है, अपग्रेड करो और 3 नए स्लॉट्स भी खरीदो। सिस्टम अपग्रेड सक्सेसफुल। अब नर्चर फी 100 युआन पर आवर होगी, लेकिन स्लॉट्स को मेंटेन करने के लिए रोज एनर्जी पॉइंट्स खर्च होंगे। एनर्जी पॉइंट्स कम हुए तो स्लॉट्स गायब हो जाएंगे। सुपिंग का दिल टूट गया, इतना पैसा खर्च कर अपग्रेड किया और अब रोज एनर्जी भी देनी होगी, ये सिस्टम मुझे बर्बाद करेगा। फिर उसने कहा, 3 स्पिरिट पेट्स को 3 दिन नर्चर करने का कुल खर्च 21,600 युआन होगा। पेमेंट एडवांस में करना होगा। सु यानिंग ने तुरंत पैसे भेज दिए। सिस्टम ने पॉइंट्स गिने, 290 पॉइंट्स बचे। फिर मिशन आया पहला, पेट नर्चरिंग ऑर्डर। ग्राहक के स्पिरिट पेट की स्ट्रेटेजी को दोगुना करो। रिवॉर्ड एलिमेंट्री ओरिजिन पावर पिल। फेलियर 10 पॉइंट्स, टाइम लिमिट 3 दिन। सुपिंग ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। एक साथ 2 मिशंस एक्टिवेट करने के बाद उसका फिंगर सीधा एक्सेप्ट बटन पर गया। सुपिंग ने जैसे ही मिशन एक्सेप्ट किया, तुरंत मौका पाकर फ्री नर्चरिंग एरिया में चला गया। सिस्टम के सामने कई लोकेशंस दिखाई दिए, जिनमें से सबसे सूटेबल जगह थी केओस नेदरवर्ल्ड रेल्म। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने वही चुन लिया और एंटर का सिग्नल दिया। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक कई टेंटिकल्स बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह उसे खींचते हुए एक लाल जमीन पर ले गए, जहां हर तरफ ब्लड की स्मेल भरी हुई थी। कुछ ही पल बाद वह उस जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि हवा में भारीपन था, जिससे उसके शरीर को रेजिस्ट करना मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त थंडर लाइट रैट अचानक चिल्लाया। असल में उसके पीछे एक जायंट बोन मैरो पूरी ताकत से उसकी तरफ आ रहा था और जमीन को स्टॉम्प कर रहा था। सबसे पहले लिटिल स्केलेटन को झटका लगा, उसकी हड्डियां टूट गईं और वो वहीं मर गया। फिर वो जायंट जोर से दहाड़ा और सीधा सुपिंग पर हमला किया। सुपिंग ने जल्दी से चिल्लाया, एनिमी आ गया है, लेकिन जायंट ने अपनी बड़ी सी बोन ट्री उठाकर सुपिंग की तरफ दे मारी। उससे काली ऊर्जा निकली और जोरदार धमाके के साथ सुपिंग की जगह पर गिरी। इसी वक्त थंडर लाइट रैट ने अपनी बिजली से उस वार को रोक लिया। सिस्टम ने जायंट स्केलेटन की जानकारी दिखाई। कॉम्बैट पावर बहुत मजबूत, लेवल 5, एप्टीट्यूड लो स्किल, रिटैच लिम्स। सुपिंग हंसते हुए बोला, अच्छा तो इस जगह सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट किंग लेवल के नहीं हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, जायंट ने फिर से वार किया। लिटिल स्केलेटन दोबारा टूटकर मर गया, लेकिन रिवाइव होकर लौट आया। थंडर लाइट रैट तुरंत डॉज कर गया। सुपिंग चिल्लाया, थंडर लाइट रैट, जल्दी थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करो। रैट ने बिजली इकट्ठी की
और उसे लाइटनिंग सोर्ड का रूप दे दिया। सुपिंग ने आदेश दिया, अटैक मत छोड़ो, तलवार घुमाकर इसका हाथ काट दो। तलवार हवा में चमकी और जायंट स्केलेटन का हाथ काटकर गिरा दिया, लेकिन जायंट ने फिर जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज की शॉक वेव से थंडर लाइट रैट उड़कर मर गया। फिर उसके माथे का लाल जेम चमका और उसने अपनी कटे हुए हाथ को वापस जोड़ लिया। सुपिंग समझ गया, ये जेम ही इसकी असली ताकत है। उसने तुरंत अपने पेट्स को रिवाइव किया, लेकिन इस बार उनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। सुपिंग ने सोचा, अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसने एक स्किल बुक निकाली और एक्टिवेट कर दी। सिस्टम बोला, होस्ट ने लेवल 1 किलिंग इंटेंट सीख लिया है। लाल ऊर्जा सुपिंग से निकलकर रैट और स्केलेटन में भर गई। दोनों का हौसला लौट आया। रैट ने ऊपर से बिजली का हमला किया और स्केलेटन ने नीचे से तलवार चलाकर जायंट को घेर लिया। जायंट ने फिर से जमीन तोड़ डाली। दोनों पेट्स और सुपिंग फिर मारे गए, लेकिन सुपिंग ने ऑन स्पॉट रेजरेक्शन किया। इस बार उसने जायंट की बॉडी की असमानता नोटी की। एस की और रैट को आदेश दिया, थंडर शैडो क्लोन यूज करो। रैट 3 में बंट गया। तीनों क्लोन्स ने फिर से बिजली का हमला किया। सुपिंग ने बोला, एक इसका पैर काटो और एक इसकी स्पाइन में वार करो। मुझे वो जेम चाहिए। जोरदार धमाके से जायंट स्केलेटन 3 टुकड़ों में बंट गया। लाल जेम जमीन पर गिरा। सिस्टम ने घोषणा की, थंडर लाइट रैट ने किल कंप्लीट किया। स्किल थंडर शैडो क्लोन अब मल्टीपल क्लोन में अपग्रेड हो गई है। सुपिंग खुश होकर बोला, वाह, ये तो और भी मजबूत हो गया। तभी लिटिल स्केलेटन ने वो लाल जेम उठाया और एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगा। सिस्टम ने समझाया, अनडेड प्रकार के पेट्स अपने ही जाति की एनर्जी अब्सॉर्ब करके लेवल अप कर सकते हैं। जैसे ही स्केलेटन ने सारी एनर्जी खा ली, उसके हाथ में अचानक बोन स्वॉर्ड आ गई। सिस्टम बोला, लिटिल स्केलेटन ने स्ट्रैटेजी लेवल 1 हासिल किया और नई स्किल सीखी, एलिमेंट्री स्वॉर्ड्समैनशिप। सुपिंग हैरान रह गया, कमाल है, जेम खाने से ये स्किल सीख गया। लेकिन अचानक सुपिंग के पीछे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खुला। उसमें से एक रहस्यमयी फीमेल स्केलेटन निकली, सिर पर क्लोक और पीठ पर पंख। उसकी ऑरा इतनी भारी थी कि सुपिंग बोल पड़ा, ये क्या है? क्या ये यहाँ की बॉस है? उसने जल्दी से अप्रेजल किया, लेकिन जानकारी में बस दिखा। सुपिंग समझ गया, ये हाई लेवल क्रीचर है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा ट्रेजर होगा। फीमेल स्केलेटन ने नीली रोशनी छोड़ी और सुपिंग का सारा एनर्जी खींच लिया। वो तुरंत मर गया। रिवाइवल स्पेस में सुपिंग बड़बड़ाया, सिर्फ एक मूव में मैं मर गया, कितनी डेंजरस है ये। वो रिवाइव होकर फिर से दोस्ताना लहजे में बोला, क्या आप यहाँ की बॉस हैं? वैसे क्या आपके पास दिमाग है? लेकिन स्केलेटन ने फिर से एनर्जी खींचकर उसे मार डाला। सुपिंग चिढ़कर बोला, ये मेरी बात समझती ही नहीं, क्या मुझे फ्री फूड समझ लिया है? टाइम बर्बाद कर रही है। उसने रैंडम रेजरेक्शन चुना। इस बार वो एक शांत जगह पहुंचा। नीचे चारों तरफ स्पिरिट पेट्स थे। सुपिंग हैरान होकर बोला, ये कौन सी जगह है और क्या ये वही फीमेल स्केलेटन है? तभी जमीन पर मौजूद क्रीचर्स सुपिंग को देखकर शोर मचाने लगे। वो फीमेल स्केलेटन जो अभी अभी इतनी ताकतवर थी, अब कांप रही थी। अचानक आकाश से एक जायंट क्लॉ निकली और सुपिंग को पकड़ लिया। नीचे एक विशाल स्केलेटन सिंहासन पर बैठा था। वो था अनडेड मोनार्क। उसने भारी आवाज में कहा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें 3 सेकंड्स देता हूँ। जवाब देने के लिए दबाव इतना ज्यादा था कि सुपिंग ने पूरी ताकत लगाकर कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। उसके मन में ख्याल आया, ये अनडेड मोनार्क आखिर चाहता क्या है? मार क्यों नहीं रहा? कहीं कैद न कर ले, वरना मैं रिवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। अनडेड सम्राट ने फिर से सवाल किया, अगर तुम मिशन पूरा नहीं करोगे तो फिर मैं भी खत्म कर दूंगा। उसने धीमे से कहा, मेरे पास चुपचाप आओ, तुम सामान्य इंसान नहीं लगते, जवाब दो, मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगा। सुपिंग के दिल में चला, अरे ये मेरी ताकत से सचमुच सावधान है, उसे हमारे सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा मौका है, थोड़ा धोखा दे दूं, देखते हैं क्या होता है। उसने तेजी से कहा, मैं सबसे ताकतवर इंसान का क्लोन हूं, इस बार मैं यहाँ आकर आपका खतरे का स्तर देखूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा खतरा हो तो मैं आपको सब नष्ट कर दूंगा। नीचे की अनडेड फौज में हलचल मच गई। वे राजा की रक्षा के लिए ऊपर भागने को हुए। अचानक अनडेड सम्राट ने नीचे झांक कर देखा। उसके अनुयायियों की आंखों में लाल चमक दौड़ गई। जो लोग राजा की रक्षा के लिए चिल्ला रहे थे, वे सीधे ही भाप बन गए। एक भी टुकड़ा मांस नहीं बचा। पास खड़ी महिला कंकाल इतनी डर गई कि ठंडी पसीना बहने लगा। सुपिंग ने यह देखकर और भी किला कर दिया, ये तो तुम्हारे वफादार अनुयायी थे, क्या उन्हें ऐसे मारना तुम्हें अच्छा लगता है? क्या तुम्हें बस कमजोरों को सताने में मजा आता है? उसने बात खत्म भी नहीं की थी कि अनडेड सम्राट ने एक तीव्र ऊर्जा किरण छोड़ दी और सुपिंग को मार डाला। अनडेड सम्राट धीरे से बोला, रक्षा मेरी जरूरत नहीं है, इस दुनिया में मुझे कौन सा खतरा दे सकता है? सुपिंग ने तुरंत वहीं रिवाइव किया, पर उसका चेहरा नहीं बदला, उल्टा मुस्कुरा दिया और बोला, असल में ऐसा है, आखिरकार वो धोखा खा गया। सुपिंग ने सोचा, बस मुझे कैद न किया जाए तो सब आसान है। अनडेड मोनार्क ने
जिंदगी में कभी इतनी इंसल्ट नहीं झेली थी। उसके शरीर पर कई मैजिक फॉर्मेशंस चमक उठी, हाथ की रिंग लाल रोशनी छो डरने लगी। कुछ ही पल में सुपिंग के पैरों के नीचे आग भड़क उठी और वो झुलस कर राख बन गया। उसने दूसरी जगह रिवाइव चुना, लेकिन इस बार जमीन से निकली अर्थ स्पाइक्स रिंग से निकली हुई ने उसे आर पार छेद दिया। हर बार जब भी वो मारा जाता, सुपिंग फिर से सफलतापूर्वक रिवाइव हो जाता। उसके होंठों पर मुस्कान खिली और दिल में घमंड भी भर गया। जितनी बार मर रहा हूँ उतना दर्द भी कम लग रहा है। अब तो मैं आदत डाल रहा हूँ। अनडेड मोनार्क वजह न समझ सका और गहरी सोच में डूब गया। छोटा इंसान मेरे सामने सच में लगातार टाइम और स्पेस को उलट सकता है। ये आखिर है क्या? अनडेड मोनार्क सुइंग को पकड़कर देखना चाहता था कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन सुइंग ने मौका देखकर जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और उस जेम रिंग की तरफ भागा जिसे वो लंबे समय से चाह रहा था। जैसे ही उसने अपनी हथेली रूबी पर रखी, उसने जोर से चिल्लाया, मुझे डू। तभी अपने पर्सनल स्पेस के साथ जेम भी सुइंग के हाथ में आ गया। यानी सुइंग ने अनडेड मोनार्क का डायमंड चुरा लिया। अब अनडेड मोनार्क शांत नहीं रहा, गुस्से में खड़ा हो गया। दो सबसे ताकतवर मेथड्स जो वह एक साथ इस्तेमाल कर सकता था वो थे स्पेस टेलीपोर्टेशन और अपना पूरा डोमेन कंट्रोल। लेकिन उसने सुइंग को ढूंढ ही नहीं पाया। सुपिंग ने मौका देखा और रैंडम जगह पर रिवाइव किया। खुशी से बोला, अभी भी सोचते हो मैं वहीं खड़ा रहूंगा और बाउंड रहूंगा? बहुत नाइव हो तुम। उसने आसपास का हाल देखा। सुरक्षित होने पर स्पेस खोलकर लिटिल स्केलेटन को समन किया और जो सुपर लार्ज स्पॉइल्स उसने अभी अभी पाया था वो निकाले। पहले वाले से सैकड़ों गुना बड़े। रूबी शायद लिटिल स्केलेटन के बराबर बड़ी थी। लिटिल स्केलेटन को देखकर ऑलमोस्ट उसका स्कल गिरने वाला था। सुपिंग स्मगली बोला, पसंद आया। मीर स्पिरिट पेट को सिर्फ हड्डियों से मजा नहीं आता। अगला बैटल तुम्हारा है। उस समय केओस स्पिरिट रेल्म के किसी कोने में दुश्मन चारों तरफ से हथियार लहराते हुए सुपिंग पर टूट पड़े। रूबी अब्सॉर्ब करने के बाद लिटिल स्केलेटन की कॉम्बैट पावर लेवल 4 तक बढ़ गई। सिर्फ बेसिक बोन नाइफ से उसने फियर्स एनिमीज को टक्कर दी। सिस्टम ने भी बताया प्रोग्रेस 46% तक पहुंच चुका है। रिमेनिंग टाइम। एक दिन दुश्मन जैसे फ्लड की तरह आ रहे थे। सुपिंग ने हंसते हुए कहा, इतना सारे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, तुम्हारे बस छोड़ता हूँ। लिटिल स्केलेटन थंडर लाइट रैट और लिटिल स्केलेटन दोनों का फाइटिंग स्पिरिट भी फुल था। कोई डर नहीं। अधिकांश दिन फाइटिंग करने के बाद सिस्टम ने बताया दोनों की स्ट्रैटेजी लेवल 6 तक बढ़ गई, लगभग लेवल 7। करंट मिशन प्रोग्रेस 94%। रिमेनिंग टाइम 14 मिनट्स। सुपिंग ने देखा कि एक्सपीरियंस अभी भी पर्याप्त नहीं था। अचानक अभी अभी मारे गए लीडर के शरीर पर स्मॉल टेंटिकल्स उग आए। आंखों से लाल एनर्जी निकलने लगी। टेंटिकल्स पागलों की तरह घूमने लगे और आसपास के फ्रैगमेंट्स को कर रहे थे। सुपिंग ने देखा कि ये एनर्जी इकट्ठा कर रहा है अगली बड़ी मॉन्स्टर बनाने के लिए। सुपिंग ने किलिंग इंटेंट बढ़ाया और बोला, बस मार दो और मिशन कंप्लीट होगा। जायंट मॉन्स्टर ने हुक उठाया। सुपिंग ने तुरंत लिटिल स्केलेटन को आदेश दिया, एलिमेंट्री स्वॉर्ड्समैनशिप यूज करो, हुक को मारो। लाउड साउंड हुआ, लेकिन लेवल 6 की स्ट्रेंथ वाली लिटिल स्केलेटन पर यह अटैक अब ज्यादा असर नहीं कर रही थी। मॉन्स्टर ने गुस्से में हाथ जमीन पर मारा। अचानक अनेकों अजीब हाथ सुपिंग और स्पिरिट पेट्स को पकड़ लिया बिफोर रिएक्ट टाइटली बाउंड हो गए। सिस्टम ने रिमेनिंग टाइम 3 मिनट्स बताया। प्रोग्रेस 94%। सुपिंग ने कर्स किया। फिर से ये मुश्किल इम्प्रिजनमेंट टेक्निक। थंडर लाइट रैट अटैक सेंटर ऑफ मॉन्स्टर। थंडर रैट के हॉर्न से सिजलिंग साउंड निकली। अक्यूमुलेटेड थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर पर लगी। लाउड एक्सप्लोजन हुआ। मॉन्स्टर ने सुपिंग को मॉकिंग लुक से देखा। कुछ अजीब हाथ समय पर अटैक ब्लॉक कर रहे थे। सुपिंग ने अप्रेजल टेक्निक यूज किया। इन्फो सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स। दिल में सोचा, जितना भी अप्रेजल करूं साफ नहीं होगा। पर 2 बातें पक्की हैं, ये हैंड स्किलिंग स्किल्स से डरते नहीं और कोर इसकी वीकनेस है। सिस्टम ने फिर रिमेनिंग टाइम 3 मिनट्स बताया। सुपिंग जल्दी बोला, थंडर लाइट रैट क्विकली। थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करो, बॉडी पर शील्ड बनाओ। थंडर रैट तुरंत एक्शन में आया। लाइटनिंग पावर इकट्ठा किया और बॉडी पर शील्ड बना लिया। स्ट्रेंज हैंड्स लाइटनिंग से रिपेल हो गए। सिस्टम नोटिफिकेशन, थंडर लाइट। रैट ने लाइटनिंग शील्ड सीखा। लाइटनिंग से ईविल वार्ड कर सकता है, बॉडी प्रोटेक्ट करता है, डैमेज इफेक्ट मेंटेन, क्लोज रेंज पर फिजिकल पैरालिसिस क्रिएट करता है, डीमन टाइप एनिमीज पर पैरालिसिस डबल थंडर। रैट ने लगातार लाइटनिंग रिलीज किया। सिजलिंग साउंड, चारों तरफ काउंटलेस मॉन्स्टर्स इलेक्ट्रोक्यूटेड और कंट्रोल हुए। दूर वाले मॉन्स्टर्स भी पैरालाइज्ड हैंड्स छोड़ दिए। सुपिंग ने कंट्रोल से एस्केप किया और लिटिल स्केलेटन को किल कमांड दिया। अब लिटिल स्केलेटन रेड आइज और किलिंग इंटेंट सर्ज के साथ तैयार थी। रेड एनर्जी चेस्ट पर कंडेंस्ड पैरालाइज्ड मॉन्स्टर अब डिफेंस नहीं कर सकता। लिटिल स्केलेटन ने सारी बॉडी एनर्जी कंडेंस की
और कोर में अटैक किया। डार्क रेड एनर्जी कोर में लगी। सिस्टम ने बताया दोनों स्पिरिट पेट्स ने अटैक कंप्लीट किया। स्ट्रैटेजी लेवल 7 हो गई। सूपिंग एक्साइटेड ब्लड जेम का सिर्फ छोटा हिस्सा एब्जॉर्ब किया। स्ट्रैटेजी इतना बड़ा, अगर फुल एब्जॉर्ब किया तो कितना टेरिफाइंग होगा। सिस्टम ने मेन मिशन कंप्लीट बताया। केओस पावर मैप मिला। साइड मिशन भी कंप्लीट। 3 रिवॉर्ड स्टोरेज में। सुइंग ने अप्रेजल टेक्निक से लिटिल स्केलेटन चेक किया। अब लेवल 2 कॉम्बैट पावर लेवल 7, एप्टीट्यूड अबव एवरेज। सूपिंग ने सोचा कैलकुलेशन सही है क्या। सिस्टम ने बताया डेटा बेस्ड असेसमेंट, एंडलेस केओस शुरू से अब तक। सूपिंग याद किया अनडेड मोनार्क, एंडलेस केओस। फिर थंडर लाइट रैट चेक किया, लेवल 3 कॉम्बैट पावर 7 एप्टीट्यूड। उसकी एप्टीट्यूड अब अबव एवरेज थी और उसने कई लाइटनिंग टाइप एबिलिटीज सीख ली थीं। सुइंग ने तारीफ करते हुए कहा सोचा नहीं था कि एक लाइटनिंग टाइप बीस्ट कभी अनडेड स्किल्स भी समझ पाएगा। अगर बैटलफील्ड पर किसी ने इसे अनडेड बुलाते हुए देख लिया तो सबके एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। वो हंसा। अब ये तो सच में देखने वाला सीन होगा। केओस नेदरवर्ल्ड रेल्म से बाहर आकर उसने स्टोरेज स्पेस से मिशन रिवॉर्ड निकाला। सिस्टम ये केओस पावर मैप क्या है। सिस्टम ने जवाब दिया ये एक प्राचीन कल्टीवेशन मेथड है जो बहुत पहले खो गई थी। इसमें होस्ट खुद को पूरे ब्रह्मांड का मैनेजर मानकर बॉडी के एक्यूपॉइंट्स, मसल्स और बोन्स को स्टार्स से जोड़कर कल्टीवेट करता है। फेडरेशन में जो स्पिरिट पावर सिस्टम है ये उससे बिल्कुल अलग स्कूल है। सूपिंग थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मतलब मैं भी अब कल्टीवेशन शुरू कर सकता हूँ। स्पिरिट पावर को ओरिजिन कोर में कंडेंस करके उसकी क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ। जब स्किल्स यूज करूँ तो उसे वॉर्टेक्स की तरह घुमाकर बाहर रिलीज करूँ, यानी ये बाहरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। ये है लेवल 1 केओस मैप। स्टार सिलेक्शन रेल्म। सूपिंग ने सोचा वॉर्टेक्स कंडेंस करने का मतलब तो यही हुआ ना कि दूसरे की स्पिरिट पावर अब्जॉर्ब करनी है। वो मुस्कुराया। एक स्पिरिट पेट मास्टर के नजरिए से ये तो बहुत आसान होना चाहिए। फिर वो हाथ पैर हिलाते हुए खुश होकर लाइट स्पॉट्स पकड़ने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ अरे मैं कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा। वो हैरान होकर बोला क्यों नहीं हो रहा। ये स्पिरिट पावर्स तो मेरे शरीर के आर पार जा रही हैं। फिर उसने सोचा अगर हाथ काम नहीं कर रहे तो क्यों ना कोई बैरियर बनाकर इनकी फ्लोटिंग डायरेक्शन रोक दूं। तभी उसे याद आया उसके पास अभी भी 3 पावर पिल्स हैं। पता नहीं काम करेंगी या नहीं, पर ट्राई तो कर ही लेता हूँ। उसने 2 पिल्स खाईं और सच में उसके शरीर में मौजूद ओरिजिन कोर बड़ा हो गया। सिस्टम ने अनाउंस किया कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट सक्सेसफुली एंटर्ड द स्टार स्प्रिंग रेल्म कैरेक्टर कंट्रोल पैनल हैज बीन अनलॉक्ड। सिस्टम ने सूपिंग की एक फोटो ली। सरप्राइजिंगली हैंडसम लग रहा था वो, लेकिन स्कोरिंग पार्ट में बस क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे थे। सिस्टम ने कामली जवाब दिया होस्ट की करंट स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है कि वो स्कोर देख सके। तुमने सिर्फ 3 ओरिजिन पावर पिल्स खाई हैं और स्ट्रैटेजी ऑलरेडी लेवल 3 तक पहुंच गई। अगर नॉर्मल कल्टीवेशन करते तो इसमें कम से कम 4-5 साल लगते। 2 पावरफुल सूपिंग थोड़ा हंस पड़ा। तो अब और पिल्स हैं क्या। सिस्टम बोला ये पिल सिर्फ लेवल 1 और 2 तक काम करती है। होस्ट अब लेवल 3 में है। आगे की कल्टीवेशन तुम्हें खुद करनी होगी। सिस्टम ने और बताया ये पूरा यूनिवर्स भले ही केओस स्टार मैप से बना है, पर डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये रियल यूनिवर्स जैसा लगे। होस्ट जब अब्जॉर्ब और रिफाइन कर रहा हो तो अपने से बड़े स्टार्स से सावधान रहे, नहीं तो वो तुम्हें खींच सकते हैं। सूपिंग ने नीचे झांक कर देखा। पास वाला प्लैनेट सच में स्पिरिट पावर अब्जॉर्ब कर रहा था। वो सोचने लगा अगर मैं इसमें शक हो गया तो क्या मेरी कल्टीवेशन रुक जाएगी। सिस्टम ने सिंपल जवाब दिया डिस्ट्रॉय द ओरिजिन स्पिरिट। सूपिंग सुनते ही ऑलमोस्ट गाली देने ही वाला था। तभी सिस्टम बोला स्वेरिंग रिमाइंडर नो वन होस्ट, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। सिस्टम ने आगे समझाया केओटिक स्पिरिट पावर यूनिवर्स में टाइम का फ्लो नॉर्मल दुनिया जैसा नहीं है। ध्यान से टाइम मैनेज करो। ये मौका और खतरा दोनों साथ लाता है। जैसे बिग फिश स्मॉल फिश को खा जाती है, वैसे ही अवॉइड बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द लार्जर स्टार्स। सूपिंग मुस्कुराया हूँ। कम से कम ये ट्रेनिंग एरिया से ज्यादा कंफर्टेबल है, बस थोड़ा बोरिंग है। फिर उसे याद आया वैसे मेरी छोटी बहन भी लेवल 3 स्पिरिट पेट मास्टर है। पता नहीं अब मैं उसका पंच झेल पाऊंगा या नहीं। एक दिन की बिजी ट्रेनिंग के बाद सूपिंग घर लौटा। घर में उसकी माँ यानी ओरिजिनल ओनर की माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया था। ज्यादा खा लेना बेटा, भूखा मत रहना। सूपिंग के दिल में हल्की वार्मथ आई। भले ही वो मेरी रियल माँ नहीं है, पर सच में फैमिली जैसी लगती हैं। खाना खाते खाते उसे पता चला कि सुलिनियो उसकी छोटी बहन ने आज कुछ नहीं खाया। वो कंपटीशन की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। सूपिंग ने मन में सोचा अब जब मैं लेवल 3 स्पिरिट पेट मास्टर बन गया हूँ तो देखना चाहता हूँ कि क्या मैं सुलिनियो का एक पंच सह सकता हूँ। तभी उसने देखा सुलिनियो के रूम से डेंस स्पिरिट पावर बाहर निकल रही है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो धीरे धीरे डोर के पास गया। क्रैक से झांकते हुए बोला मैं झांक नहीं रहा हूँ, बस एक केयरिंग ब्रदर अपनी सिस्टर की कल्टीवेशन ऑब्जर्व कर रहा है। पर जो उसने देखा उससे वो शॉक रह गया।
सुलिन्यू के शरीर पर ओरिजिन कोर अपने आप स्पिरिट पावर अब्सॉर्ब कर रहा था, इतनी बड़ी स्केल पर कि आसपास की सारी स्पिरिट एनर्जी उसकी तरफ खींच रही थी। सुपिंग ने सोचा वो बस लेटी हुई है और स्पिरिट पावर अपने आप अब्सॉर्ब कर रही है। ये तो वही मेथड है जो एकेडमी में सिखाया जाता है। फिर उसे याद आया, लेकिन रियल वर्ल्ड की स्पिरिट पावर कियोटिक यूनिवर्स के मुकाबले बहुत कमजोर है। वहाँ की स्पिरिट पावर अनइवनली फैली होती है, जबकि यहाँ वो खुद किसी कॉस्मिक टाइड की तरह घूमती रहती है। काओटिक यूनिवर्स के डेंस और स्पार्स एरियाज के बीच डिफरेंस देखकर सुपिंग के दिल में खुशी छा गई। अगर मैं ये कल्टीवेशन मेथड यहाँ सीख लूं, उसने सोचा, तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। फौरन सुपिंग सीधे बैठ गया और अपनी छोटी बहन की तरह स्पिरिट पावर को रोटेट करने की कोशिश करने लगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस जगह की सबसे खास चीज है पुलिंग फोर्स। जब मास काफी हो जाता है तो बस रोटेट करने से आसपास की स्पिरिट पावर अपने आप खींचने लगती है। हर जगह भागने की जरूरत ही नहीं। सुपिंग ने की समझ ली। उसने क्यूरियोसिटी में सोचा, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। उसी वक्त सुलिन्यू को अपने रूम में लगा कि स्पिरिट पावर अब्सॉर्ब करना मुश्किल होता जा रहा है। वो पसीने से तरबतर हो गई। इधर सुपिंग ने डिफिकल्टी बढ़ा दी। दोनों हाथ फैलाकर ऑपोजिट डायरेक्शंस में घुमाने लगा। अब सुलिन्यू के बॉडी की स्पिरिट पावर एक फ्लो की तरह खींचकर सुपिंग की तरफ जाने लगी, जैसे कोई इनविजिबल पंप उसे खींच रहा हो। वो अनजाने में दर्द से चिल्ला उठी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सेलेनिया ने भी महसूस किया कि आसपास की स्पिरिट पावर अचानक कंडेंस होकर रुक गई है। अजीब है, उसने सोचा, स्पिरिट पावर इतनी क्योटिक क्यों हो गई? क्या कोई पावर हाउस पास से गुजर रहा है? अचानक उसकी बॉडी से स्पिरिट पावर जबरदस्ती बाहर खींची जाने लगी। वो गिर पड़ी जमीन पर। सुलिन्यू। मॉम, मैं कल्टीवेशन कर रही थी, थोड़ा काम होकर, सुलिन्यू ने सोचा। स्पिरिट पावर क्लियरली मेरे बेकार बड़े भाई के रूम की तरफ जा रही है। उधर सुपिंग अपने रूम में गहरी सांस लेकर बोला, फाइनली सीक्रेट समझ में आ गया, थोड़ा बहुत तो पकड़ ही लिया। पेट स्टोर में सुपिंग फिर से कियोटिक यूनिवर्स की कल्टीवेशन में डूबा था। चारों तरफ से स्पिरिट पावर अब्सॉर्ब करते हुए वो सोच रहा था, अगर डिस्टेंस मेंटेन कर लूं और शक ना हो जाऊं तो मैं तो सोते सोते भी कल्टीवेट कर सकता हूं। तभी उसे फील हुआ दुकान में दो लोग आए हैं, एक बड़ा और एक छोटा। वो मटर किया, एक बिग और एक स्मॉल स्पिरिट पावर पास खड़ी। उआ ने शर्माते हुए अपनी चेस्ट ढक ली। बॉस, व्हाट डू यू मीन बाय बिग एंड स्मॉल? सु यानिंग ने गुस्से से चिल्लाया। सुपिंग ने उनकी तरफ देखा और कामली बोला, मेन स्पिरिट पावर की बात कर रहा हूं। तुम्हारी स्पिरिट पावर बहुत वीक है और मेहनत करनी पड़ेगी, वरना स्ट्रॉन्ग स्पिरिट पेट्स को कंट्रोल कैसे करोगी? सु यानिंग अंदर ही अंदर शॉक्ड थी। स्ट्रॉन्गर स्पिरिट पेट्स मतलब थंडर लाइट रैट फिर से लेवल अप हो गया क्या? सुपिंग बोला, वेट यहाँ, मैं तुम्हारे स्पिरिट पेट्स लेकर आता हूँ। अंदर ही अंदर सोच रहा था, लेवल 7 कॉम्बैट पावर वाला पेट अगर हाई लेवल एकेडमी में भेजूं तो लेवल 3 एवरेज लगेगा, लेवल 4 ठीक रहेगा। शायद कुछ देर बाद सुपिंग थंडर लाइट रैट लेकर आया। लो, इसे वापस ले जाओ, पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। सु यानिंग ने अपने पेट को उठाया। उसका फर अब ज्यादा स्मूथ और चमकीला था, पर उसने नोटिस किया स्पिरिट पेट का मूड बहुत लो लग रहा था। इतना अटैच्ड कैसे हो गया? ये जगह से मैंने तो बस कुछ दिनों के लिए भेजा था। वो सोचने लगी, नॉर्मली स्पिरिट पावर कॉन्ट्रैक्ट में इमोशंस नहीं होते, बस बेसिक ऑर्डर्स फॉलो होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो तो कनेक्शन भी खत्म। युवा ने भी देखा पेट्स पूरी तरह हील हो चुके थे, फर ब्राइट था। उसके दिल में रिस्पेक्ट आया। ये सच में दिल से काम करने वाली दुकान है। वो पलटी और बोली, थैंक यू बॉस, आपने इनका इतना ध्यान रखा। सुपिंग ने हल्की झुंझलाहट में कहा, ओके ओके, अब निकलो यहाँ से। सु यानिंग बोली, वेट, कुछ स्पिरिट पेट फूड रिकमेंड कर दो ना। सुपिंग ने सोचा, लगता है रिपे करने का प्लान है। ठीक है, इस बार लूटूंगा नहीं। वो बोला, ये लो 1200 युआन पर रूट, फायर फिनिक्स को खिलाना। सु यानिंग की आंखें फैल गईं। 1200 युआन, सीरियसली? दुकान से निकलते वक्त दोनों हंसते हुए ओपन ग्राउंड की तरफ चली गई। थंडर लाइट रैट को नर्चर करने के बाद वो कितना मजबूत हो गया है, ये देखने के लिए सु यानिंग ने कहा, मैच शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है, चलो पहले वार्म अप कर लेते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट पेट बुलाओ, पीछे मत हटना। युवा हल्के से हंस पड़ी, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इतना कहकर उसने अपना ट्रम्प कार्ड समन किया। रॉक जायंट, एक ह्यूमनॉइड स्पिरिट पेट जिसकी ब्लड लाइन बहुत हाई थी। भले ही वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर पहले ही लेवल 5 तक पहुंच चुकी थी। सु यानिंग मन में सोचने लगी, उम्मीद है थंडर लाइट रैट इसका सामना कर पाएगा। मैं मुख्य रूप से इसकी थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन और थंडर शैडो क्लोन की ताकत टेस्ट करना चाहती हूँ। थंडर लाइट रैट ने पहले ही अटैक शुरू कर दिया, सीधा युयुआ की तरफ लॉन्च हुआ। युयुआ ने बेपरवाही से कमांड दी, बस खेलो। इसके साथ रॉक जायंट, जिसके सिर और बाहें पूरी तरह पत्थर की थीं, उसने हाथ ताली की तरह बजाए
और उसके पूरे शरीर से वाइब्रेशन एनर्जी फैल गई। दाईं तरफ की जमीन से कई पत्थर के स्तंभ, स्टोन पिलर्स उठे और सीधे थंडर रैट की ओर गए। उसके साथ ही भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। थंडर लाइट रैट के शरीर से बिजली की चमक फैल गई और उसने उन पत्थर के स्तंभों को तोड़ डाला। टूटे हुए पत्थर उसके ऊपर गिरने वाले थे। तभी यानिंग ने जल्दी से चिल्लाया, थंडर लाइट रैट, थंडर शैडो, क्लोन यूज करो। रैट ने स्किल एक्टिवेट की और पल भर में वो 3 हिस्सों में बांट गया। साइड में खड़ी यूयुआ हैरानी से बोली, क्या ये तो 3 क्लोन्स बना सकता है? सु यानिंग भी स्टन्ड रह गई। इतने सारे थंडर शैडो क्लोन्स। तीनों क्लोन्स ने रॉक जायंट पर हमला किया और फिर पीछे की ओर उड़ते हुए सीधे यूयुआ की तरफ बढ़े। ये देखकर यूयुआ घबरा गई और जल्दी से एक स्पिरिट शील्ड सामने कॉन्जर करते हुए चिल्लाई, यानिंग, इसे रॉक जायंट से ही लड़ने दो। यानिंग ने जवाब दिया, डोंट यू वरी, मैं बस उसे करीब ला रही हूँ। अटैक का आदेश नहीं दिया दिल में। वो सोच रही थी, रॉक जायंट की ब्लड लाइन बहुत ऊंची है और उसकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये मौका परफेक्ट है। इसी समय रॉक जायंट ने महसूस किया कि उसकी मास्टर खतरे में है। उसने तुरंत स्किल यूज की और सीधा थंडर लाइट रैट पर निशाना साधा। जैसे ही वो यूए के स्पिरिट शील्ड से टकराने ही वाला था, रॉक जायंट ने नीचे से एक और मूव किया। थंडर लाइट रैट जमीन के नीचे से फटकर निकला और रॉक जायंट के हाथ में फंस गया। रॉक जायंट ने जिन 3 थंडर लाइट रैट्स को पकड़ा था वो एकदम गायब हो गए, सिर्फ इल्यूजन्स थे। अगले ही पल असली थंडर लाइट रैट ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ी और उसके शरीर से लेवल 7 ऑरा फैल गई। लेवल 5 वाला रॉक जायंट उसके सामने कांपने लगा, डर के मारे पसीना बहने लगा और वो पीछे मुड़कर भागना चाहता था। कीयुआ ये देखकर दंग रह गई। क्या ये सिर्फ इतना था कि वो असली वाला पकड़ नहीं पाया? रॉक जायंट ने थंडर लाइट रैट की जबरदस्त ताकत महसूस कर ली थी। अब वो जान चुका था कि लड़ाई बेकार है। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपनी मास्टर को बचाना, चाहे जो भी हो। चारों तरफ से रॉक वॉल्स उठने लगीं और पलक झपकते ही एक क्लोज्ड सर्कल बन गया। हुआ अभी भी समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। यानिंग, जल्दी अपने स्पिरिट पेट को बोलो कि मैं सेफ हूँ, वरना ये रॉक जायंट मुझे कुचल देगा। सु यानिंग ने खुद अपनी आंखों से देखा था, फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। रॉक जायंट एक हाई लेवल ब्लड लाइन और अपोजिंग एट्रीब्यूट वाला स्पिरिट पेट था, फिर भी वो एक लो लेवल थंडर लाइट रैट से डर गया। क्या मेरा थंडर लाइट रैट इतना स्ट्रांग है? उसने हैरानी से कहा। वाकई ये तो बहुत अजीब था। तभी कंपटीशन शुरू होने का टाइम आ गया। होस्ट ने एंथुजियाज्म से घोषणा की, द एनुअल डायरेक्ट वोट ऑफ फीनिक्स माउंटेन एकेडमी हैज एंडेड। नाउ द मैच ऑफिशियली बिगिंस। लेफ्ट साइड से एंट्री करती है। इस साल की नई डार्क हॉर्स चियानिंग और राइट साइड पर है पिछले साल के टॉप 10 में जगह बनाने वाला वेटरन लीजी, द वन हु सीज थ्रू एवरीथिंग होस्ट। अभी रूल्स एक्सप्लेन ही कर रहा था कि लीजी ने बिना समय गंवाए अटैक शुरू कर दिया। उसने समन किया। अपना वाटर शैडो बीस्ट ऑडियंस में सब बातें करने लगे। इतनी जल्दी समन, ये तो खुद को टारगेट बनवा लेगा। टॉप 10 का बंदा ऐसा बिगिनर मिस्टेक कैसे कर सकता है? सु यानिंग ने काम होकर एनालिसिस किया। वाटर शैडो बीस्ट एक वाटर टाइप स्पिरिट पेट था, मिड लेवल ब्लड लाइन के साथ। इसकी स्पेशलिटी थी लर्किंग और एम्बुश। ऑल राइट, लेट अस गो। स्पेस क्रैक खुला और यानिंग ने समन किया फायर फिनिक्स, ताकि दोनों की एट्रीब्यूट राइवलरी में असली ताकत का मुकाबला हो सके। होस्ट चिल्लाया। प्लेयर 2 ने समन किया फायर फिनिक्स with a high level bloodline facing water shadow beast of mid level bloodline, a truly powerful enemy. How will Lee respond? पर उसी वक्त ली ने हाथ ऊपर उठाया और बोला सरेंडर। पूरे स्टेडियम में शॉक फैल गया। होस्ट भी हैरान। डिड आई हियर दैट राइट? प्लेयर ली सरेंडर्ड विदाउट इवन फाइटिंग। ली जी ने कामली कहा, हाँ मैंने कहा, मैं हार गया। चियानिंग हैरान रह गई। ये क्या मजाक कर रहा है? आखिर सोच क्या रहा है? उसी वक्त ली जी के पीछे स्पेस क्रैक दोबारा खुला। वो मुस्कुराकर बोला, कभी कभी शिकार को फंसाने के लिए एक बेट डालना पड़ता है और क्रैक से निकले स्पाइडर वेब्स जो पूरे बैटलफील्ड में फैल गए। ली जी ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, फायर फिनिक्स भले स्ट्रॉन्गेस्ट न हो, लेकिन इसे हराना सबसे मुश्किल है। थंडर लाइट रैट, रॉक राइनोसेरोस बीस्ट और 100 टूथ टाइगर सब ग्राउंड फाइटर्स हैं। अगर मैं हाई कॉम्बैट स्पिरिट पेट्स भेज दूं तो उन्हें हराना आसान है, पर फायर फिनिक्स एक एरियल स्पेशलिस्ट, इसे खत्म करना जरूरी है। माफ करना सु यानिंग, मैंने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स स्टडी किए हैं, पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, स्टेज के बीच से फ्लेम उड़ती हुई उसकी तरफ आई। लीजी ने हड़बड़ी में सैंड स्पिरिट शील्ड बनाया। पहले लगा कि फ्लेम कमजोर है, पर एक पल में शील्ड झलकर राख बन गया। लीजी दर्द से चिल्ला उठा। अटैक इफेक्टिव देखकर सु यानिंग मुस्कुराई। अब बात पूरी हुई तुम्हारी। लीजी गुस्से में बोला, अर्थ थ्रस्ट बीस्ट पियर्स थ्रू। यानिंग ने तुरंत कमांड दिया, फायर फिनिक्स डॉज। उसने अपनी इमॉर्टल पावर कॉन्सेंट्रेट की, फायर फिनिक्स को स्ट्रेंथन किया और फुल पावर अटैक के लिए तैयार किया। फायर फिनिक्स आसमान में उठ गया। अर्थ थ्रस्ट का अटैक क्लियरली लिमिटेड था, वो ऊपर के टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकता था। एयर में उड़ता हुआ फायर फिनिक्स एनर्जी गैदर करने लगा और फिर उसने लॉन्च किया
स्किल क्रिम्सन फ्लेम, फ्लाइंग बर्ड और फ्लेम स्पैरो। स्लैश फायर के दो मैसिव फॉर्म्स, एक बर्ड और एक एरो, लीजी की तरफ तेजी से बढ़े। लीजी शांत होकर बोला, अर्थ प्रिजन। और अचानक ग्राउंड से एक जायंट स्टोन शील्ड उठ खड़ा हुआ जिसने फायर फीनिक्स के दोनों मूव्स रोक लिए। फ्लेम्स के गायब होते ही चियनिंग ने सामने देखे वो भारी स्टोन वॉल्स। अर्थ टाइप बीस्ट्स में नेचुरली फायर रेजिस्टेंस होती है और ये अर्थ वॉल तो वाकई बहुत हार्ड था। लीजी ने स्मग एक्सप्रेशन के साथ कहा, अब समझ आया फर्क क्या है, तुम्हारा फायर फीनिक्स सिर्फ लेवल 3 पर है और सामने है मेरा लेवल 4 अर्थ थ्रस्ट बीस्ट। जैसे ही उसने कमांड दी, अर्थ प्रिजन एक्टिवेट हो गया और उसी वक्त स्पाइडर वेब पूरे बैटलफील्ड पर फैलकर रिट्रैक्ट होने लगा। नीचे मौजूद लोअर लेवल स्पिरिट पेट्स को स्क्वीज करने की कोशिश में चियानिंग और फायर फीनिक्स की मूवमेंट अब हेविली रिस्ट्रिक्टेड थी। वो चिल्लाई, वेब रिट्रैक्ट हो रहा है, फायर फीनिक्स कोई तरीका सोचो इसे फाड़ने का। सू यनिंग की आंखों के सामने अर्थ प्रिजन और भी तेजी से सिकुड़ रहा था। फायर फीनिक्स ने आग उगली, डेस्परेट होकर वेब को जलाने की कोशिश में, लेकिन डिस्पाइट द फ्रैंटिक अटैक अर्थ प्रिजन लगातार और टाइट होता जा रहा था। कुछ ही देर में चियनिंग खुद भी वेब में फंस गई। हिलना डुलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, पर फिर भी उसने दांत भींचे और हार नहीं मानी। फायर फीनिक्स बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था केज से निकलने की पूरी कोशिश में, लेकिन हर बार की कोशिश में वो और ज्यादा घायल हो रहा था। फायर फीनिक्स को चोट खाते देख सू यानिंग दर्द से चिल्लाई, डोंट स्ट्रगल एनी मोर। लीजी ने एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ कहा, एवरीथिंग इज विद इन माई कैलकुलेशंस, सरेंडर कर दो और ये सफरिंग खत्म कर दो। सू यानिंग का दिल भारी था, वो अपने फायर फीनिक्स को और तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो हार मानने ही वाली थी कि तभी अचानक फायर फीनिक्स के मुंह से एक तेज लाइट निकली। एनर्जी इतनी कॉन्सेंट्रेटेड थी कि अर्थ वॉल सामने आते ही ऐसे फट गया जैसे किसी बीम ने कागज काट दिया हो। अर्थ थ्रस्ट बीस्ट वहीं पर कोलैप्स हो गया, अपनी एबिलिटी खोकर जमीन में गिर पड़ा। ऑडियंस में बैठे जजेस स्टन्ड थे। क्या वो एक्सट्रीम रे था? वो तो लेवल 8 का हाई लेवल स्किल है। व्हाइट हेड जज ने सबसे पहले रिएक्ट किया, फायर फीनिक्स भले हाई लेवल ब्लड लाइन का है, लेकिन बाकी हाई लेवल बीस्ट्स की तुलना में इसका एप्टीट्यूड बॉटम टीयर में आता है और इसकी इनहेरिटेड स्किल्स में एक्सट्रीम रे का नाम तक नहीं। जे बोला, वॉट एवर द केस, दिस फायर फीनिक्स इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, और सबसे खास बात, इसने अभी तक तो एवोल्यूशन भी नहीं किया। वाइस प्रिंसिपल मुस्कुराया और बोला, डोंट टी फॉरगेट, इस लड़की का थंडर लाइट रैट भी थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर चुका है। ये सुनकर व्हाइट हेयर्ड मैन सोच में पड़ गया। अनदर जीनियस दिस ईयर। अगर ये लड़की वैनगार्ड टीम ज्वाइन कर ले तो फ्यूचर में एकेडमी के लिए एक जायंट ट्री साबित होगी। उसके बगल में बैठी रेड हेयर्ड लड़की ने उसका कॉलर पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, वो लड़की सू यानिंग ऑलरेडी माइन है। व्हाइट हेयर्ड मैन ने हड़बड़ी में कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन सच में इस साल ऐसा जीनियस आना अनएक्सपेक्टेड है। अगर वो एक्सप्लोरेशन टीम ज्वाइन करे और कॉन्ट्रीब्यूशंस दे तो ग्लोरी हासिल करेगी और एकेडमी का फ्यूचर बदल देगी। इधर बैटलफील्ड पर फायर फीनिक्स लगातार इंटेंस एनर्जी रिलीज कर रहा था। उसका पूरा बॉडी आग में घिरा हुआ था। सू यानिंग खुद स्टन्ड रह गई। लेवल अप फायर फीनिक्स ने न सिर्फ लेवल 8 एक्सट्रीम रे कॉम्प्रिहेंड किया, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजी भी लेवल 4 लो टियर तक बढ़ गई। वो खुद से बुदबुदाई, क्या ये सच में मेरा फायर फीनिक्स है? अचानक उसे याद आया वो पेट स्टोर ओनर के वर्ड्स, आवर स्टोर एस केयर सर्विस हीलिंग के साथ साथ स्पिरिट पेट की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव करता है। दूसरे राउंड में लीजी फिर से बुरी तरह हार गया। उसने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा, डैम इट, मैं तो जीतने ही वाला था। एज एक्सपेक्टेड, ये फायर फीनिक्स सबसे मुश्किल ओपोनेंट है। वो कोल्डली बोला, देन लेट मी ब्रॉडन योर होराइजन्स अ बिट। ट्रू टेरर उस वक्त शुरू हुई जब लीजी ने स्पेस क्रैक से एक जायंट 4 विंग्ड मॉन्स्टर समन किया। वो धीरे धीरे बाहर आया। उसका हर कदम जमीन को हिलाता हुआ स्पष्ट था कि ये लेवल 5 तक पहुंच चुका था। एक मैच्योर हाई टियर विंड डीमन बीस्ट ऑडियंस में हलचल मच गई। क्या स्टूडेंट्स को ऐसे फियर्स बीस्ट्स लाने की परमिशन है? अगर कुछ हो गया तो पास खड़े व्हाइट हेड मैन ने हंसते हुए कहा, हो जी, तुम हमेशा इतने कंजर्वेटिव क्यों रहते हो? हर साल बहुत से लोग वेस्टलैंड से लौट नहीं पाते, थोड़ा रिस्क तो चलता है। होजी कुछ बोलने ही वाला था कि वाइस प्रिंसिपल ने काम आवाज में कहा, डोंट टी वरी, यहाँ 5 टॉप लेवल इंस्ट्रक्टर्स की टीम है और रेफरीज सब हाई लेवल पावर हाउसेज हैं, कुछ नहीं होगा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां तक इस विंड डीमन बीस्ट की बात है, शायद इसने किसी तरीके से इसे रेंट किया है। मैच के बाद मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा। मैदान में फायर फीनिक्स ने जायंट मॉन्स्टर को देखा और तुरंत स्काई की ओर उड़ गया। विंड डीमन बीस्ट की आंखों में एक कोल्ड लाइट झलकी। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। बिना किसी रिएक्शन के नीचे से लीजी ने आदेश दिया, विंड डीमन बीस्ट यूज मिरियड इमेज स्लैश। लेकिन उस बीस्ट ने सिर्फ एक कंटेम्पचुअस एक्सप्रेशन दिखाया।
मानो कह रहा हो तू क्या आदेश देगा मुझे, और उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ली जी मन में बुदबुदाया, डैम लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बीस्ट मेरी बात नहीं मान रहा, शायद इसे समन करना मेरी गलती थी। फिर गुस्से में चिल्लाया, यू डैम बीस्ट। उधर सुयानिंग लगातार फायर फिनिक्स को नर्चर कर रही थी। उसने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, विंड पावर एनहांस की और परसेप्शन ऑफ डिफेंस दोनों को बूस्ट किया। लीजी की हालत देखकर उसने जल्दी से कहा, अपॉर्चुनिटी का वेट करो फायर फिनिक्स। फायर फिनिक्स ने सिर हिलाया और तुरंत सीधे स्पिरिट पेट मास्टर यानी लीजी की ओर अटैक लॉन्च कर दिया। उसने फिर से लेवल 8 स्किल एक्सट्रीम रे को अपने मुंह में कंडेंस करना शुरू किया, लेकिन तभी विंड डीमन बीस्ट की आंखें ब्लड रेड हो गई। बूम, एक पल में वो हवा में वैनिश हुआ और अगली ही सेकंड फायर फिनिक्स के सामने प्रकट हुआ। फायर फिनिक्स अब टी चार्ज कर ही रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो स्किल रिलीज कर पाता, विंड डीमन बीस्ट ने अपनी विशाल क्लॉ से उसे एक ही वार में उड़ा दिया। फायर फिनिक्स आसमान में चमका और सीधा नीचे गिर पड़ा, स्ट्रेट टू पैराडाइज। सुयानिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा गई, आंखें वाइड ओपन। व्हाट द हेल, वो था क्या अभी वो टू फास्ट था? फायर फिनिक्स को खत्म करने के बाद वो विंड डीमन बीस्ट सीधा सु यानिंग की तरफ मुड़ा। उसकी क्लॉज इतनी तेजी से चली कि सु यानिंग को कई जगह स्क्रैच लग गए। जहां तक लीजी की बात थी, वो तो ऑलरेडी बेहोश पड़ा था। मैच से बाहर वाइस प्रिंसिपल ने तुरंत आदेश दिया, रेफरी स्टॉप द मैच राइट नाउ। रेफरी ने अपना विंड गॉड बर्ड समन किया, जो तेजी से हवा चीरते हुए उस ईवल बीस्ट को रोकने के लिए निकला। लेकिन तभी एक रेड एनर्जी बीम हवा में चमकी, जो विंड डीमन बीस्ट की मूव से टकराई और सु यानिंग को लास्ट मोमेंट में बचा लिया। सब दंग रह गए। वो विंड गॉड बर्ड से भी तेज पहुंची थी। होजी ने ध्यान से देखा और बोला, ये तो थंडर लाइट रैट है, लेकिन इसे सु यानिंग ने समन नहीं किया था। मतलब ये तो शुरुआत से ही फील्ड में था। इट्स ऑरा हाइडिंग एबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग। विंड डीमन बीस्ट ने देखा कि उसकी अटैक को एक छोटे से रैट ने ब्लॉक कर लिया है। वो गुस्से से गरजा, उसकी आंखों में क्रोध जल उठा। उसने अपनी क्लॉज उठाई, एनर्जी कंडेंस की और हवा में मल्टीपल विंड ब्लेड्स छोड़ दिए। वो सारी ब्लेड्स थंडर लाइट रैट के पैरों की ओर गिरी लगातार कई बार। लेकिन तब थंडर लाइट रैट ने अपनी अल्टीमेट मूव यूज की। जमीन पर एक ग्लोइंग फॉर्मेशन बना और उसमें से उठा एक अनडेड सोर्ड्समैन, हाथ में बोन सोर्ड लिए। वो अपने मास्टर के सामने खड़ा हो गया। सु यानिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑडियंस एकदम पागल हो गई। थंडर लाइट रैट डीमन टाइप स्किल यूज कर रहा है, ये पॉसिबल कैसे है? स्टेज पर बोन सोर्ड्समैन ढाल की तरह खड़ा था। सु यानिंग उसके पीछे सुरक्षित थी। काउंटलेस विंड स्लैशेस को ब्लॉक करते हुए होस्ट एक्साइटमेंट से चिल्लाया, अनबिलीवेबल, आई वी रियली लिव्ड लॉन्ग इनफ टू सी दिस थंडर लाइट रैट एक्चुअली यूज्ड समनिंग स्किल ऑफ द डीमन सिस्टम, और वो भी मिरियड इमेज को टेम्पररीली ब्लॉक करने के लिए। थंडर लाइट रैट ने अपने सामने वाले कल्प्रिट की ओर देखा। वो बीस्ट जिसने उसके ओनर को घायल किया था, उसकी आंखों में बिजली चमकी। वो गुर्राया, चिट चिट प्योर थ्रेड भरी आवाज में, विंड डीमन बीस्ट जिसे बार बार रखा ओका गया था, अब और सह नहीं पाया। वो गरजा और अपने नीचे फॉर्मेशन एक्टिवेट किया। एक पल में दोनों स्पिरिट पेट्स थंडर लाइट रैट और विंड डीमन बीस्ट एक साथ गायब हो गए। जमीन फट गई, आसमान हिल गया और अगले ही सेकंड दो विशाल एनर्जी वेव्स, एक लाल और एक हरी, टकराई एक लाउड एक्सप्लोजन के साथ। सु यानिंग ने वो सीन देखा। उसकी आंखों में शॉक और ऑ दोनों थे। ये क्या हो रहा है? सामने की सिचुएशन देखकर सु यानिंग घबरा गई। उसने जल्दी से पुकारा, थंडर लाइट रैट। इस बीच होस्ट ने जोर से कहा, थंडर लाइट रैट का लेवल 5 विंड डीमन बीस्ट से भिड़ना। ये तो पूरी तरह रेकलेस है। एक्सप्लोजन से उठे धुएं में कुछ पल तक कुछ दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही स्मोक हटने लगी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थंडर लाइट रैट बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था, जबकि उसके पीछे खड़ा विंड डीमन बीस्ट बुरी तरह जख्मी था। उसके शरीर पर एक गहरी स्लैश वुंड साफ दिखाई दे रही थी। ये तो थंडर लाइटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी ने चौंकते हुए कहा। मैंने नहीं सोचा था कि थंडर लाइट रैट की पावर इतनी डरावनी होगी। रेफरी ने उसके चेहरे पर भरी हुई किलिंग इंटेंट देखी और मन में सोचा, क्या ये सच में वाइन डीमन बीस्ट को खत्म करना चाहता है? अगर किसी मैच में किसी पेट को जानबूझकर मार दिया गया तो उसका कंपटीशन लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मैं इसे ऐसे प्रॉमिसिंग न्यूकमर को खोने नहीं दे सकता। वो तुरंत चिल्लाया, विंड गॉड बर्ड, गो स्टॉप इट। लेकिन उस वक्त थंडर लाइट रैट का पूरा शरीर बिजली में लिपटा हुआ था। वो लगातार लाइटनिंग एनर्जी रिलीज कर रहा था। उसे विंड गॉड बर्ड की मूवमेंट का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसी पल आसमान से बिजली गिर पड़ी। लेवल 8-10 डायरेक्शन, थंडर इम्प्रिजनमेंट स्किल एक्टिवेट। विंड गॉड बर्ड के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो लगातार बिजली की लहरों से टकराता रहा। पूरा मैदान थंडर की आवाजों से भर गया। रेफरी घबरा गया, विंड गॉड बर्ड जल्दी लौट आओ। लेकिन जब उसने अपने पेट को देखा, वो जमीन पर गिरा पड़ा था, पूरी तरह पैरालाइज्ड, बिजली से झुलसा हुआ,
रेफरी के दिल में शॉक भर गया। थंडरलाइट रैट ने लेवल 7 विंड गॉड बर्ड को घायल कर दिया। ऐसे स्पिरिट पेट्स जो उसकी स्पीड पकड़ सकें पूरे फेडरेशन में गिने चुने हैं। ऑडियंस में हलचल मच गई। ये तो 10 डायरेक्शन थंडर इम्प्रिजनमेंट है। सुना है जब ये स्किल लॉक करती है तो एक पल में 10,000 बिजली की धाराएं शरीर को भेद देती हैं। रॉक टाइप स्पिरिट पेट्स भी इसे झेल नहीं पाते। वाइस प्रिंसिपल भी हैरान होकर बोला, थंडरलाइट रैट अगर लेवल 7 थंडर लाइटनिंग टीयर ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर है तो वो पहले ही टॉप टीयर है। अब तो ये लेवल 8-10 डायरेक्शन थंडर इम्प्रिजनमेंट भी यूज कर रहा है। अनबिलीवेबल व्हाइट हेड मैन ने ठंडी सांस भरी। ऐसा टॉप क्वालिटी स्किल और उसे सीखने वाला एक थंडर रैट, कोई भी एवरेज ब्लड लाइन वाला बीस्ट अगर ये स्किल सीख जाए तो उसकी कीमत आसमान छू जाएगी। होजी ने मन ही मन सोचा, थंडरलाइट रैट को लेवल 7 विंड गॉड बर्ड से भी डर नहीं, इसमें सच में हिम्मत है। मुझे ये न्यूकमर और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। मैदान पर विंड गॉड बर्ड धीरे धीरे उठा। थंडर लाइट रैट की बिजली से झुलस चुका था, पर अब उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। उसके शरीर के चारों ओर हवा की एनर्जी तेजी से घूमने लगी। रंबलिंग की आवाज के साथ उसके कोर से एक विशाल टॉर्नेडो बनने लगा। छोटे से रैट के हाथों चोट खाने के बाद विंड गॉड बर्ड गुस्से से कांप उठा। उसके पूरे शरीर पर एनर्जी पागलों की तरह कंडेंस होने लगी। थंडर लाइट रैट ने यह देखा तो उसका पूरा शरीर फिर से लाइटनिंग से चमक उठा। दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होने वाली थी। रेफरी ने सिचुएशन को देखते ही घबराकर अपनी स्पिरिट पावर छोड़ी ताकि विंड गॉड बर्ड को दबा सके। वो जोर से चिल्लाया, विंड गॉड बर्ड काम डाउन। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, अगर ये दोनों यहाँ बेकाबू हो गए तो पूरा कंपटीशन फील्ड तहस नहस हो जाएगा। टॉर्नेडो अब भी नहीं रुका था। इसी बीच सू यानिंग जैसे नींद से जागी हो, उसने खुशी से चिल्लाया, थंडर लाइट रैट तुमने एक और हाई लेवल स्किल सीख ली। उसकी आवाज सुनते ही जो रैट कुछ पल पहले पूरी तरह चार्ज था, अब 1 सेकंड में फिर से अपनी प्यारी सी अडोरेबल फॉर्म में लौट आया। सू यानिंग एक्साइटमेंट से झूम उठी, थंडर लाइट रैट तो वाकई कमाल है। रेफरी और विंड गॉड बर्ड दोनों ये नजारा देखकर स्टन्ड रह गए। रेफरी ने कुछ सेकंड तक देखा, थंडर लाइट रैट ने कंट्रोल नहीं खोया था। फिर होस्ट की आवाज गूंजी, इस मैच का विनर है चियानिंग, कंग्रेचुलेशंस। वो अगले राउंड में एडवांस कर गई हैं। सीन चेंज नॉटी पेट स्टोर। सुइंग अपने पेट स्टोर में बैठा था। एक लेक्चर वीडियो देख रहा था जिसमें स्पिरिट पेट मास्टर्स अपने स्पिरिट पावर को पेट के शरीर में इंजेक्ट करना सिखा रहे थे ताकि उनके फ्रंट लेग्स मजबूत बने। वीडियो देखते हुए सुइंग ने जम्हाई ली, क्या बस यही है उनका पावरफुल तरीका? अब समझ आया कि सू यानिंग थंडर लाइट रैट के बदलने पर इतनी शॉक्ड क्यों थी। तभी बाहर से तेज इंजन की आवाज आई। एक सुपर कार आकर रुकी। गाड़ी से फेनुजिंग उतरा और हंसते हुए बोला, बॉस लॉन्ग टाइम नो सी। वो स्टोर में घुसते ही बोला, काफी नए स्पिरिट फूड्स आए हैं। हाँ, सुइंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, तेरा आर्म अब ठीक है। फेनुजिंग मुस्कुराया, बॉस आपने शायद कभी सिटी हॉस्पिटल नहीं देखा होगा, थोड़े पैसे दो तो टूटी हुई हड्डियां भी जोड़ देते हैं। सुइंग ने हंसते हुए कहा, हाँ तो फिर तू तो काफी अमीर निकला। ठीक है, मेरी दुकान का थोड़ा ख्याल रख लेना। अनडेड टाइप स्पिरिट फूड पर मैं डिस्काउंट दे दूंगा। फेनुजिंग ने जैसे ही स्पिरिट फूड की प्राइस टैग देखी, उसकी आंखें फटी रह गईं। बॉस ये तो पहले से 100 गुना ज्यादा है। एक दाने की कीमत मेरे सर्जरी के बराबर है। सुइंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर खरीदना नहीं है तो निकल जा, मुझे अभी कल्टीवेशन करनी है। फेनुजिंग ने तुरंत सिर झुका लिया, बॉस मैं तो बस थोड़ा दिखावा कर रहा था, असल में मैं तुमसे ताकत में बहुत पीछे हूँ। सच कहूँ तो मैं तुम्हें एक काम के लिए बुलाने आया हूँ, माउंटेन से नीचे एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर उसने गंभीर होकर कहा, पहले ब्लू स्टार एक रिसोर्स पूर प्लैनेट था। कई साल पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, जब तक एक दिन एक पावरफुल फोर्स ने स्पेस को फाड़ नहीं दिया। आकाश में रिफ्ट्स खुल गए, ऐसे क्रैक्स जो अलग अलग तारों और प्लैनेट्स को आपस में जोड़ने लगे। कुछ प्लैनेट्स पर अनगिनत रिसोर्सेज थे तो कुछ पर बस भयंकर स्पिरिट बीस्ट्स का राज था। इन स्टार रिफ्ट्स के जरिए इंसानों ने दूसरे ग्रहों तक पहुंच बनाई, रिसोर्सेज लूटे, नई शक्तियां हासिल की और धीरे धीरे पावरफुल बन गए। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सिर्फ कुछ 100 सालों में ही इंसानों ने आपस में सिविल वॉर शुरू कर दी। हर कोई चाहता था सबसे रेयर हाई क्वालिटी स्टार रिफ्ट उसके कब्जे में हो। लगातार युद्ध के कारण मानव जनसंख्या आधी रह गई और लगभग 70% जमीन बंजर हो गई, जहां अब कोई जिंदा नहीं रह सकता था। आखिरकार बचे हुए इंसानों ने मिलकर एक कंसेंसस बनाया और उसी से बनी ह्यूमन फेडरेशन जीवित रहने के लिए उन्होंने ऐसे इलाके चुने जहां स्टार रिफ्ट्स कम से कम खुलते थे। वहां उन्होंने स्पिरिट पेट मास्टर्स को ट्रेन करना शुरू किया और सबसे ताकतवर वॉरियर्स को चुना जिन्हें पायनियर्स कहा गया, जो स्टार रिफ्ट्स में जाकर एक्सप्लोरेशन और ट्रेजर हंटिंग करते थे। सुइंग ये सब सुनकर सोच में पड़ गया। एक्सप्लोर करना इंटरेस्टिंग लग रहा है,
तभी फेनुजिंग बोला, दरअसल कल रात लांगबे सिटी के बाहर एक नया स्टार रिफ्ट खुला है। हमारी ब्लैक वुल्फ टीम वहां सबसे पहले पहुंची थी, लेकिन हमें अटैक कर दिया गया। हमने अपनी फ्लेमिंग टेल स्नो फॉक्स खो दी, वही रेड टेल्ड फॉक्स। इतना कहते ही डिंग डोंग सिस्टम की आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, साइड मिशन एक्टिवेटेड, फाइंड द लॉस्ट स्पिरिट, पेट रिवॉर्ड, सीक्रेट मैनुअल, गॉड डीमन फॉर्जिंग स्किल, मिशन फेलियर 10 पॉइंट्स। सुइंग के दिल में हल्की मुस्कान आई। लास्ट टाइम सिस्टम ने मुझे केओस स्टार मैप दी थी, जिससे मेरी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई, तो ये सीक्रेट मैनुअल भी कुछ कम नहीं होगा। अब वक्त आ गया है अपनी ताकत को टेस्ट करने का। लैंगबे सिटी के बाहर कुछ देर बाद एक कॉम्बैट व्हीकल सड़क पर दौड़ रही थी। फेनुजिंग और सुइंग धीरे धीरे नीचे उतरे। फेनुजिंग ने जोर से पुकारा, कैप्टन हम पहुंच गए। ये हैं वो अदर वर्ल्डली मास्टर जिनका जिक्र किया था। सामने एक हरे बालों इन वाला आदमी खड़ा था, फैन गैंगी, ब्लैक वुल्फ टीम का कैप्टन। उसके पास एक सुनहरे बालों वाला वाइस कैप्टन था, ली यिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, मे आई आस्क योर नेम? सुइंग ने शांत चेहरा बनाए कहा, मेरा नाम सुइंग है। ली यिंग ने थोड़ा हैरानी से देखा, हम तो फेनुजिंग से तुम्हारे बारे में बहुत सुनते रहते हैं। इतनी कम उम्र में तुमने कमाल कर दिया है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 के आसपास, सुइंग ने जवाब दिया। 18। तीनों कुछ पल के लिए फ्रीज हो गए। 18? वो तो अभी स्पिरिट पेट मास्टर एकेडमी से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ। ली यिंग ने पूछा, कौन से स्कूल से हो तुम? सुइंग ने हल्के से कहा, सेल्फ टॉट। फैन गैंगी का मुंह खुला रह गया। ब्रदर सू, इस बार जो स्टार रिफ्ट खुला है वो नॉर्मल नहीं, बैटल टीम से 10 गुना ज्यादा डेंजरस है। पहले हमें तुम्हारी आइडेंटिटी रजिस्टर करनी होगी। फनगांगी ने कहा, बैटल में कोऑपरेशन के लिए क्या तुम हमें अपने स्पिरिट पेट से इंट्रोड्यूस करा सकते हो? सुइंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पायोनियर्स टीम ज्वाइन करने नहीं आया। मुझे बस उस फ्लेमिंग टेल स्नो फॉक्स को ढूंढना है। ब्लॉन्ड वाले ली यिंग ने ताना मारा, तुम अभी काफी यंग हो, लेकिन बात करने का अंदाज बड़ा बड़ा है। क्या तुम्हें लगता है पायोनियर्स में कोई भी बस ऐसे ही शामिल हो सकता है? फैन गैंगी ने सख्त लहजे में कहा, हे ली यिंग, ये वो गेस्ट है जिसे मैंने खुद इनवाइट किया है, रिस्पेक्ट दिखाओ। तभी सुइंग ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया। समन एक छोटा स्केलेटन उसके सामने प्रकट हुआ, हाथ में चमकती हुई तलवार और चारों तरफ से आती एक फियर्स ऑरा। सारे लोग दंग रह गए। वाह क्या कूल समन है। लेकिन तभी थंग स्केलेटन का सिर जमीन पर गिर गया। सुइंग बिना हड़बड़ाए आगे बढ़ा, सिर उठाया और बड़बड़ाया, ट्रेनिंग एरिया में इतने दिन अब्सॉर्ब किया, फिर भी इसका हेड इतना हैवी है। खैर, एक्सप्लोरेशन एरिया के लिए इतना काफी होगा। फैन गैंगी और ली यिंग के माथे पर वेन्स उभर आईं। फेनुजिंग धीरे से सुइंग के पास झुककर बोला, ब्रो, सिर्फ यही एक स्पिरिट पेट है तुम्हारे पास? सुइंग ने काम आवाज में कहा, हाँ, फिलहाल तो यही एक है। फेनुजिंग के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो फुसफुसाया, तुम नहीं जानते, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों का टेम्पर बहुत डेंजरस है। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं गया काम से। सुइंग ने स्केलेटन का सिर फिर से जोड़ते हुए हंसकर कहा, रिलैक्स, मैंने कमीशन एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अगले ही पल सुइंग ने कहा, स्केलेटन शो देम योर मूव। स्केलेटन ने इंस्टेंट में तलवार घुमाई। चारों तरफ ब्लेड एनर्जी सर्कल्स घूमने लगे। बीच में स्केलेटन खड़ा हुआ, सोर्ड को स्मूथली शीथ में डाला। पोज इतना हैंडसम था कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और फिर जहां जहां ब्लेड एनर्जी गई थी वहां जमीन फटने लगी। धमाकेदार एक्सप्लोजन हुआ। फेनुजिंग चिल्लाया, भाई ये तो सिनेमैटिक इमेजिनेशन निकला। सब स्टंड खड़े थे। फैन गैंगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब चलो तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। कुछ देर बाद बेस के अंदर वेरिफिकेशन स्क्रीन पर लिखा था, नेम सुइंग लेवल 3 ब्लड लाइन, नन क्लास स्पिरिट पेट मास्टर। अब तुम टेम्पररी पायनियर हो और एक्सप्लोरेशन में शामिल हो सकते हो। फैन गैंगी ने सबको लेकर फेडरेशन के वेयरहाउस की ओर रुख किया। एक भारी भरकम दरवाजा धीरे धीरे खुला, धुएं के बादल चारों ओर फैल गए। जैसे ही अंदर की रोशनी पड़ी, सुइंग की आंखें चौंधिया गईं। हर तरफ अजीब आर्मर, ग्लोइंग वेपन्स और सील्ड ग्रीन बॉटल्स में रखे रेयर सैंपल्स पड़े थे। फैन गैंगी ने गंभीर लहजे में कहा, ब्रदर सू, एक्सप्लोरेशन जोन बहुत खतरनाक है, शर्माओ मत, अपनी सुरक्षा के लिए जो चाहो चुन लो। सुइंग के दिल में हल्की मुस्कान आई। ये तो वो हाई क्वालिटी आइटम्स हैं जो मार्केट में दिखते भी नहीं लगता है। ये कैप्टन काफी जेनरस है। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। फैन गैंगली ने याद दिलाया, ब्रदर टाइम लिमिटेड है, अब तक चूज नहीं किया तुमने। सुइंग ने बिना कुछ बोले पास पड़ी एक पुरानी फटी हुई स्क्रोल की ओर इशारा किया, आई विल टेक दिस वन। सभी ने जब देखा तो हैरान रह गए। वो एक लेवल 1 बेसिक कल्टीवेशन मेथड थी
जो सिर्फ एलिमेंट्री स्पिरिट पेट्स के लिए होती है। ली यिंग हंस पड़ा। फेनुजिंग, ये किस तरह का बंदा लाए हो तुम? फैन गैंगली ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन हल्की सी कॉफ कॉफ कर दी। फेनुजिंग ने चिंतित होकर कहा, कैप्टन, हम वेस्टलैंड जा रहे हैं। आपने कहा था वेपन्स और आर्मर लेने को, और ये भाई कल्टीवेशन स्क्रोल उठा लाए हैं। सुइंग ने शांति से जवाब दिया, मैंने सोच समझकर चुना है। अभी मैं दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहता। फैन गैंगली ने थोड़ा एनालाइज करते हुए कहा, कल्टीवेशन मेथड्स लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए होती हैं। तो ये बंदा या तो बिल्कुल बेवकूफ है या फिर अपनी स्ट्रेंथ को बखूबी जानता है। आशा है दूसरा वाला सही निकले। अगला स्टेप था चेंजिंग रूम। सुइंग ने अपने हाथों में कपड़े उठाकर थोड़ा सोचा। वहीं फेनुजिंग ने पूरा कॉम्बैट गियर पहनकर मुस्कुराया। ये कैप्टन की तरफ से गिफ्ट है। लेवल 5 स्पिरिट पेट्स के अटैक्स तक को रोक सकता है। अगर इस बार भी फेल हुआ तो मेरा तो फेस ही चला जाएगा। सुइंग ने हल्की मुस्कान दी। पहली बार असली लड़ाई में जा रहा हूँ, थोड़ी सावधानी रखना। बुरा नहीं। कुछ ही देर में सब तैयार हो गए। डेस्टिनेशन स्टार रिफ्ट। रास्ते में सुइंग ने पूछा, तुम्हें रिफ्ट स्पेस के बारे में कितना पता है? फेनुजिंग ने थोड़ा सोचकर कहा, डेंजर लेवल काफी हाई है। अंदर फियर्स बीस्ट्स और डीमन टाइप क्रीचर्स अक्सर दिखते हैं, लेकिन रेयर आइटम्स या ट्रेजर्स अभी तक नहीं मिले। सुइंग ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, डीमन सिस्टम, हाँ लगता है मैं सही जगह आया हूँ। फिर उसने पूछा, जब तुम लोग घायल हुए थे तब जो मेंबर कमी रह गई थी उसे कौन भरेगा? फेनुजिंग ने अपने स्पिरिट पेट को तेजी से दौड़ाते हुए जवाब दिया, कैप्टन और वाइस कैप्टन ने रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। सुना है बड़ा डेंजरस आदमी है, बेहतर है उससे पंगा मत लेना। तभी अचानक आसमान से एक विशाल बर्ड का पंजा नीचे गिरा। उनका पेट डर गया, बैलेंस बिगड़ गया और सब नीचे गिर पड़े। सुइंग ने गिरते हुए देखा, सामने एक आदमी खड़ा है, चेहरे पर कुछ पुराने स्कार्स और उसके बगल में उसका स्पिरिट पेट उन गिरे हुए जानवरों को मजे से खा रहा था। वो था लिन मोचुंग द सिल्वर व्हील पायनियर। सुइंग ने जल्दी से फेनुजिंग को उठाया। फेनुजिंग बोला, लकीली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अगर मैं थोड़ा भी नीचे गिरता तो लेवल 6 पावर हाउस तक चूर हो जाता। लिन मोचंग मीनवाइल फैन गैंगली से बात कर रहा था। सुना है तुम लोग उस फ्लेमिंग टेल स्नो फॉक्स को ढूंढने आए हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, रिलैक्स कैप्टन, मैं एलीट हूँ। वो स्पिरिट पेट ढूंढने में मुझे बस 1 मिनट लगेगा। सुइंग के पास नजर पड़ी तो किसी ने पूछा, ये कौन है? इसके बारे में कोई इन्फो नहीं है। फैन गैंगली ने फटाफट बताया, ये वो बंदा है जिसे भाई फैन ने मदद के लिए बुलाया है। वुकोंग ने सुइंग को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, लगता है तू पहली बार एक्सप्लोरेशन एरिया में आया है। सुइंग ने सीधा पूछा, उम्मीद है तू बता पाएगा, अभी जो हुआ वो क्या था? लिन मुकोंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तलवार और चाकू की कोई आंख नहीं होती। अगर इतनी सी बात नहीं संभलती तो फिर यहाँ एक्सप्लोर करने आया किस भरोसे पर है? फैन गैंगली ने देखा कि लिन मुकोंग नाराज हो गया है तो जल्दी से बोला, भाई लिन सिचुएशन थोड़ी अचानक थी। भले ही भाई सुइंग पायनियर नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट में पास हो चुकी है। लिन मुकोंग ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ टेस्ट पास करना काफी समझते हो तो क्या अब कोई भी पायनियर बन सकता है? लिन मुकोंग ने ठंडी नजरों से कहा, जब अंदर जाओगे तो सब मेरे आदेश मानेंगे, वरना मुझसे बेरहमी की उम्मीद रखना मत भूलना। फैन गैंगली ने जल्दी से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। आखिरकार वही था जिसने सुइंग को बुलाया था, तो जिम्मेदारी भी उसी की बनती थी। सुपिंग बिना कुछ कहे चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। लिन मुकोंग के दिल में ख्याल आया, इस बंदे को क्या हो गया है? इसकी नजरें तो ऐसी हैं जैसे किसी लाश को देख रहा हो। क्या ये सच में पहली बार एक्सप्लोरेशन एरिया में आया है? बस कुछ ही पल बाद लिन मुकोंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा सामने मौजूद स्टार रिफ्ट के भंवर में दाखिल हो गया और उसका शरीर पलक झपकते ही गायब हो गया। फैन गैंगली और ली यिंग भी तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। फैन यूजिंग ने सुपिंग की तरफ थोड़ी असहज सी मुस्कान के साथ देखा और बोला, पायनियर्स सब ऐसे ही होते हैं, थोड़े सीधे सादे और ठंडे मिजाज के, बुरा मत मानना। सुपिंग ने सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल में उसने सोचा, शायद मैं भी उसकी ही तरह सोचता हूँ। इसके बाद सब लोग एक एक करके स्टार रिफ्ट के अंदर चले गए। अंदर का माहौल पूरी तरह अंधेरा था। कैप्टन की आवाज गूंजी, लाइट बढ़ाओ, हमें साफ दिखना चाहिए, हम अब किसी और ग्रह पर हैं। अब तक कोई खतरनाक जानवर नहीं मिला है, सब लोग ध्यान से आगे बढ़ो। उसने आगे इशारा करते हुए कहा, वो देखो सामने जंगल नजर आ रहा है। ली यिंग रास्ता ढूंढो। ली यिंग ने तुरंत जवाब दिया और आगे बढ़ गई।